U96 हिंदी। फ्लावर जेंटलमैन की मृत्यु प्राकृतिक थी, इसमें मानवीय हस्तक्षेप का कोई संकेत नहीं था। उन्हें पकड़ लिया गया और ताओवादी न्यायालय में ले जाया गया, यातनाएं दी गईं, पूछताछ की गई और फिर ताओवादी जेल में डाल दिया गया। उसके बाद तो ऐसा लगा जैसे वह कभी अस्तित्व में ही नहीं था। उसके शरीर में जंजीरें डाल दी गईं, वह बिना खाए पिए रह गया, उसकी चोटें बढ़ती गईं, किसी ने उसकी ओर फिर नहीं देखा, किसी ने उससे बात नहीं की, और वह बस स्वयं उत्पन्न हुआ और स्वयं बुझ गया। यहां तक कि मृत्यु में भी ऐसा लगता था कि किसी को पता नहीं था। यहां तक कि उसका शव भी नहीं लिया गया। लेकिन स्पष्टतः ये ताओवादी न्यायालय के नियमों के अनुरूप नहीं था। इसलिए मोहुआ को संदेह था कि ताओवादी न्यायालय में कोई जासूस हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो भगवान या भूत की नजर में आए बिना सख्त सीलबंद और अंधेरे ताओवादी जेल में फ्लावर जेंटलमैन की हत्या कर सकता है, ताकि उसे चुप कराया जा सके। और स्पष्ट रूप से फ्लावर जेंटलमैन के व्यक्तित्व में अग्नि बुद्ध के संकेत थे। पर्यवेक्षक गू चांगहुई का चेहरा भयानक लग रहा था। उन्होंने जेल के प्रभारी कई प्रवर्तन नेताओं को बुलाया और उनसे कठोरता से पूछताछ की। उन प्रवर्तन नेताओं ने भय से भरे चेहरों के साथ झुककर कहा, सुपरवाइजर, कृपया हमें माफ कर दीजिए, हमें सचमुच पता नहीं था। पूछताछ के बाद किसी ने उसकी परवाह नहीं की। हमें नहीं पता कि उनकी अचानक मृत्यु क्यों हो गई। मेरी लापरवाही ने इस पाप साधक के जीवन और मृत्यु को नजरअंदाज कर दिया है। कृपया मुझे क्षमा करें पर्यवेक्षक। उन्होंने बीच में कहा, हमें माफ कर दीजिए, लेकिन ये सब टालमटोल था। यदि फ्लावर जेंटलमैन पर आरोप लगाया जाता तो उसे निश्चित रूप से मौत की सजा दी जाती। लापरवाही और अनदेखी के कारण अपरिहार्य मृत्यु हो जाती है, जिससे समय से पहले ही मृत्यु हो जाती है। इसे अपने आप में गंभीर नहीं माना गया। यदि रिपोर्ट भी की गई तो अधिक से अधिक उन्हें दंडित किया जाएगा और उनके वेतन का कुछ हिस्सा जुर्माना के रूप में काट लिया जाएगा। यद्यपि सुपरवाइजर गू चांगहुआई क्रोधित थे, लेकिन वह उनके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। इसके अलावा ताओवादी जेल के इन दो प्रवर्तन नेताओं को वास्तव में कोई अंदरूनी जानकारी नहीं पता होगी। उनकी लापरवाही और अनदेखी वास्तव में सिर्फ लापरवाही और अनदेखी ही हो सकती है, लेकिन शायद किसी और के नियंत्रण में। हालांकि मोहुआ एक बात में गलत नहीं हो सकता। ताओवादी न्यायालय में कुछ लोग शायद वास्तव में इतने साफ सुथरे नहीं हैं। यहां तक कि पिछली बार यूएर के साथ हुई घटना भी शामिल है। सुपरवाइजर गू चांगहुआई ने सोचते हुए भौहें चढ़ाईं। अचानक उनका दिल धड़क उठा और उन्होंने जल्दी से मुड़कर अपने बगल में मोहुआ को देखा। उसने महसूस किया कि मोहुआ की आभा अचानक बदल गई थी और वह बहुत अजीब हो गई थी, जिसमें एक सूक्ष्म और रहस्यमय निहितार्थ था। मानो किसी चीज ने उस पर कब्जा कर लिया हो, या मानो उसकी दिव्य इंद्रिय किसी अजीब परिवर्तन से गुजर रही हो। क्या हो रहा है? पर्यवेक्षक गू चांगहुआई संदेह और आशंका से भरे हुए थे। इस समय मोहुआ ने पलटकर देखा, उसकी आंखों में अशुभ चमक चमक कर गायब हो गई और फिर से स्पष्ट और उज्ज्वल हो गई। अंकल गू, क्या बात है? पर्यवेक्षक गू चांगहुई की पलकें झपकी। मोहुआ अब भी वैसा ही था। उसकी निगाहें शांत जल की तरह स्पष्ट, चमकदार और गहरी थीं, लेकिन उसकी गहराई का पता नहीं चल रहा था। लेकिन उसने उस खतरनाक, कुटिल आभा को स्पष्ट रूप से महसूस कर लिया था। एक भ्रम, या मैं बहुत ज्यादा संदिग्ध हूं। पर्यवेक्षक गू चांगहुई की भौहें गहराई से सिकुड़ गईं। मोहुआ ने पलकें झपकाईं। दरअसल उसने पर्यवेक्षक गू चांगहुआई के ध्यान भटकने का फायदा उठाया था जब वह कुछ सोच रहा था, और उसने गुप्त रूप से ट्रिकी गणना का इस्तेमाल किया और उसे मिलाकर फ्लावर जेंटलमैन की मौत के कारण और प्रभाव की झलक पाए। दिव्य अनुभूति में उस तात्कालिक परिवर्तन में उसका पता चल गया था। ताओवादी न्यायालय के पर्यवेक्षक बनने के योग्य। मोहुआ ने ध्यान दिया। ऐसा प्रतीत होता था कि स्वर्ण कोर क्षेत्र के ऊपर महान साधकों के सामने, विशेष रूप से महान प्रांत सीमा ताओवादी न्यायालय के पर्यवेक्षक के सामने, कारण और प्रभाव को जानने के लिए इस प्रकार के स्वर्गीय गुप्त सम्मेलन का उपयोग सावधानी से किया जाना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि कोई चौकस व्यक्ति इसे पहचान ले। उनके गुरु की स्वर्गीय गुप्त गणना कुछ हद तक सुरक्षित थी, केवल इसमें अधिक कारण और प्रभाव शामिल था। सतह पर यह अभी भी धर्मी दाव की एक विधि थी, लेकिन चाचा की स्वर्गीय गुप्त चालबाजी अलग थी। इस दुनिया में उसके चाचा के अलावा संभवतः कोई और नहीं था जिसने गुई ताओ के दिव्य विचार को विकसित किया हो। यदि उसे छोटा कुटिलपथ व्यक्ति समझ लिया जाए तो यह विनाशकारी होगा। पर्यवेक्षक गू चांगहुआई की अभी भी संदिग्ध नजर को देखकर जैसे कि संदेह पूरी तरह से दूर नहीं हुआ था,
महुआ ने पहले हमला करने और ऊपरी हाथ हासिल करने का फैसला किया और सक्रिय रूप से पूछा, अंकल गू, क्या आपको कुछ पता चला? फूल सज्जन की मृत्यु कैसे हुई? उसे किसने मारा? ये हो सकता है। महुआ ने अपनी भौहें उठाईं और जेल के प्रभारी 2 प्रवर्तन नेताओं की ओर देखा। तुरंत ही दोनों प्रवर्तन नेताओं को पसीना आ गया और वे पर्यवेक्षक गू चांगहुआई से विनती करने लगे। पर्यवेक्षक गू, हालांकि हम लापरवाह थे, लेकिन इस पाप साधक की मृत्यु का वास्तव में हमसे कोई लेना देना नहीं है। हम कानून जानते हुए भी कानून तोड़ने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? ताओवादी जेल में हत्या कर सकते हैं। पर्यवेक्षक गू, कृपया स्पष्ट रूप से पहचाने। पर्यवेक्षक गू, दोनों के बीच में आकर सुपरवाइजर गू चांगहुआई ने अपने विचारों की धारा को रोक दिया और महुआ के साथ अपनी उलझन को भूल गए। ठीक है। सुपरवाइजर गू चांगहुआई की नजरें बर्फ जैसी हो गईं जब उन्होंने दोनों को देखा। नियमों के अनुसार इसे संभालो, जहां जरूरी हो वहां सजा दो और नीचे जाओ। दोनों ने पर्यवेक्षक गू चांगहुआई की अवज्ञा करने का साहस नहीं किया और झुककर कहा, हाँ। और फिर वे दोनों चले गए। पर्यवेक्षक गू चांगहुआई महुआ से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपना सिर उठाया, जेल की उदास और सीलबंद छत को देखा, अपना सिर हिलाया और विचार को खारिज कर दिया। चलो बाहर चलें, सुपरवाइजर गू चांगहुआई ने कहा। ओह, महुआ ने ताओवादी जेल से बाहर पर्यवेक्षक गू चांगहुई का पीछा किया। लेकिन जब वे चले गए, महुआ ने चुपचाप मृत फूल सज्जन की ओर देखा। जीवन में फ्लावर जेंटलमैन एक ताजे फूल की तरह था, सुंदर और तेजस्वी, भोग विलास में लिप्त। पता नहीं उसने कितनी महिलाओं का शोषण किया था। हालांकि किसी को भी पता नहीं था कि उनकी मृत्यु हो गई है और वे अपने पीछे फटे पुराने कपड़े और गंदा, सड़ता हुआ शरीर छोड़ गए हैं। वास्तव में इस संसार में शारीरिक सुख केवल भ्रम है। और फ्लावर जेंटलमैन की मृत्यु भी स्वाभाविक रूप से हुई। मानवीय हस्तक्षेप का नामो निशान तक नहीं। अभी अभी उसकी पुतलियां धुंधली हो गई थीं, रहस्य विलीन हो गए थे और वह कारण और प्रभाव का कोई निशान नहीं देख पा रहा था। इस हत्या के पीछे का तरीका अत्यंत परिष्कृत था। कारण और प्रभाव को छिपाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसे कर्म को शामिल किए बिना स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने दिया जाए। हुआ ने चुपचाप अपने दिल में ध्यान दिया। अच्छी तरह से सीखना चाहिए। ... ताओवादी जेल से निकलने के बाद गू चांगहुआई का चेहरा पानी की तरह स्थिर था। उन्होंने एक क्षण सोचा, फिर किसी को आदेश दिया कि वे फ्लावर जेंटलमैन के सभी निजी सामान, साक्ष्य और स्टोरेज बैग उनके पास ले आएं। फिर अकेले ही उन्होंने एक शांत न्यायालय अधिकारी कक्ष को चुना और स्वयं ही वस्तुओं की जांच की। महुआ, जो उसके बगल में था, उसने भी अपनी गर्दन ऊपर उठाई, वह भी एक झलक देखना चाहता था। ये देखकर गू चांगहुआई ने जल्दी से वस्तुओं को ढक दिया और अपना सिर हिलाया। आप नहीं देख सकते? क्यों? महुआ ने पूछा। तुम अभी भी जवान हो। महुआ को समझ नहीं आया। यह महसूस करते हुए कि महुआ वास्तव में इसे नहीं समझ पाया, गू चांगहुआई ने आह भरी और उसे याद दिलाया। फ्लावर जेंटलमैन एक बलात्कारी था। उसके स्टोरेज बैग के अंदर यौन मैनुअल, कामुक पेंटिंग, दूसरों की तकनीकों से पूर्ति और उसकी विजय के रिकॉर्ड जैसी चीजें थीं। अश्लील और अशिष्ट चीजों का ढेर। बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं। उसे निश्चित रूप से महुआ को उन्हें देखने नहीं देना चाहिए, अन्यथा लड़का गुमराह हो जाएगा। महुआ को अचानक समझ आ गया। उसे ये भी याद आया कि कैसे सीनियर सिस्टर मुरोग ने उसे ये चीजें देखने की अनुमति नहीं दी थी जब उन्होंने फ्लावर जेंटलमैन को पकड़ा था। ठीक है, अगर मैं नहीं देख सकता तो मैं नहीं देख सकता। महुआ एक तरफ लेटा हुआ था और गू चांगहुई को देख रहा था। महुआ की जांच के तहत असहज महसूस करते हुए गू चांगहुआई ने थोड़ी चिढ़ के साथ कहा, तुम मुझे क्यों देख रहे हो? जो करना है करो, मैं केस पर काम कर रहा हूं। महुआ ने 3 उंगलियां उठाईं। चलो 3 नियम तय करते हैं। तीसरा, अगर हम बाहर जाते हैं तो मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा, आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, जल्दबाजी या लापरवाही से काम नहीं करूंगा। ये आपके अपने शब्द थे, महुआ ने दृढ़तापूर्वक कहा। गू चांगहुई को सिरदर्द महसूस हुआ। वह लापरवाह हो गया था और अनजाने में उसने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी। ये बच्चा बहुत तेज तर्रार था, छोटे से छोटे अफसर को भी लपक लेना। ठीक है, गू चांगहुआई ने इस्तीफा दे दिया। महुआ की उपेक्षा की और सुराग खोजने के लिए फ्लावर जेंटलमैन के स्टोरेज बैग को खंगालना जारी रखा। इस स्टोरेज बैग को दाव कोर्ट कैनन द्वारा सील कर दिया गया था। बाहर के किसानों की वहां तक पहुंच नहीं थी, और यदि भीतर का कोई साधक इसके साथ छेड़छाड़ करे तो वे निश्चित रूप से अपने पीछे निशान छोड़ जाएंगे।
जहां तक वह अब तक बता पाया है, किसी ने भी उस सामान को छुआ तक नहीं था। दाव कोर्ट कैनन जांच में अपने वर्षों के अनुभव का उपयोग करते हुए गु चांगहुआई ने प्रत्येक वस्तु की सावधानीपूर्वक जांच की तथा किसी भी निशान और उपयोगी सुराग की तलाश की। लेकिन अंदर की अधिकांश चीजें अरुचिकर थीं। जितना अधिक वह देखता, उतना ही अधिक गु चांगहुआई नाराज होता जाता। अंततः जेड स्लिप को देखकर उसकी अभिव्यक्ति बदल गई, उसकी निगाहों में एहसास की एक चमक आ गई। स्टोरेज बैग को देखने में असमर्थ, लेकिन हमेशा गु चांगहुआई को देखते हुए मुहुआ ने तुरंत गु चांगहुआई के चेहरे पर सूक्ष्म परिवर्तन को पकड़ लिया। मुहुआ की आंखें चमक उठी। अंकल गु, क्या आपको कोई सुराग मिल गया है? गु चांगहुआई सिर हिलाने ही वाला था, फिर हिचकिचाया और अपना सिर हिलाया, जेड स्लिप को दूर रख दिया और सहजता से कहा, नहीं। मैंने देखा। मुहुआ ने आत्मविश्वास से कहा। आपने क्या देखा? मैंने आपकी नजरें बदलती देखी, मुहुआ ने कहा, आपको जरूर कुछ पता चला होगा। गु चांगहुई की खोपड़ी झंझना गई और अंदर से कोसने लगी। ये छोटा शैतान मुहुआ अवश्य ही किसी प्राचीन राक्षस के कब्जे में रहा होगा। इतनी छोटी सी उम्र में इतना चालाक, भूत जैसा। लेकिन फिर भी गु चांगहुआई ने हठपूर्वक कहा, मैंने कहा था कि कुछ भी नहीं है। ठीक है, मुहुआ ने आह भरी। आखिर वो क्या कर सकता था? वो तो बस एक साधक था, जबकि गु चांगहुआई गोल्डन कोर रियल दाव कोर्ट कैनन था, बेशर्मी से मूर्ख बन रहा था। वो कुछ खास नहीं कर सकता था। मुहुआ केवल अगली सबसे अच्छी बात के लिए ही राजी हो सकता था और उसने पूछा, अंकल गु, अब हम कहाँ जा रहे हैं? बिना किसी हिचकिचाहट के गु चांगहुआई ने जवाब दिया, फ्लावर जेंटलमैन की मृत्यु के साथ लीड कट हो गई है। फिर मुहुआ की संदिग्ध निगाहों को देखकर गु चांगहुआई ने खांसी और अपनी आंखें फेर ली, हल्के से कहा, अब हम घर वापस जा सकते हैं। मुहुआ ने सिर हिलाया, तो अंकल गु, आप पहले वापस जाइए। हम। गु चांगहुआई ने सिर हिलाया, फिर अचानक रुक गया, तुम वापस नहीं जा रहे हो? मुझे अभी भी बहुत काम करना है। क्या चीजें? मुहुआ ने इसे नहीं छिपाया, मैं बिशन शहर जाना चाहता हूँ, गिरे हुए जी परिवार को देखना चाहता हूँ। गु चांगहुआई ने भौहें चढ़ाई, जी परिवार का घर अब राख हो चुका है, दाव कोर्ट कैनन द्वारा सील कर दिया गया है, आप अंदर नहीं जा पाएंगे। और बिशन शहर वर्तमान में खतरनाक है, आप नहीं जा सकते। मुहुआ ने धीरे से कहा, तो फिर तुम मुझे ले चलोगी? नहीं, गु चांगहुआई ने मना कर दिया। तो मैं खुद ही चला जाऊंगा, मुहुआ ने कहा। तुम वापस जाओ, चाची वान से कहो, बस इतना कह दो कि मैं गु परिवार में वापस नहीं आऊंगा और बिशन शहर जाने के बाद मैं खुद संप्रदाय में वापस चला जाऊंगा। मुहुआ का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखें धूर्त थीं। गु चांगहुआई क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए तथा तुरंत स्थिति को समझ गए। ये बच्चा, मुहुआ उसे धमका रहा था। बच्चे को बाहर ले जाने के बाद यदि वह उसे वापस नहीं लाता तो उसका चचेरा भाई उसे ही दोषी ठहराता, जो स्वयं भी चिंतित होता। उसे निश्चित रूप से मुहुआ को सुरक्षित और स्वस्थ अपने चचेरे भाई के सामने पेश करना था। इसके अलावा अगर मुहुआ वापस नहीं लौटना चाहता तो उसे मजबूर करना सही नहीं होगा। अन्यथा उसे जबरन वापस ले जाने पर शिकायतें होंगी और उसे अपने चचेरे भाई को समझाने में और भी अधिक परेशानी होगी। आखिरकार मुहुआ को शांगुआन परिवार का छोटा उपकारकर्ता माना जाता था और वह उनके सम्मान का हकदार था। तो ऐसा लग रहा था कि उसके पास आज्ञा पालन के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मुहुआ जहां भी जाए उसका अनुसरण करना था। गु चांगहुआई हताशा में अपने दांत पीस रहा था। मुहुआ ने शांति से गु चांगहुई की प्रतिक्रिया का इंतजार किया। लंबे विचार विमर्श के बाद गु चांगहुआई ने अंततः समझौता किया, ठीक है, मैं तुम्हें ले चलूंगा, लेकिन हमारे बीच एक समझौता है। एक बार जब हम बिशन शहर पहुंच जाएंगे तो तुम मेरे साथ गु परिवार के पास लौट जाओगे और कोई अन्य विचार नहीं करोगे। हम मुहुआ मुस्कुराया, यह एक सौदा है। ... देर हो चुकी थी, निकलने का समय नहीं था, इसलिए वे दोनों लुवान माउंटेन सिटी में एक सराय में रात भर रुके। अगले दिन भोर में जल्दी से भोजन करने के बाद वे लुवान पर्वतीय शहर से निकल पड़े और पास के बिशन शहर की ओर चल पड़े। यह मुहुआ की बिशन शहर की दूसरी यात्रा थी। चट्टानें लटकी हुई थीं, दीवारें हजारों रेन ऊंची थीं तथा पर्वत श्रृंखलाएं आपस में गुंथी हुई थीं। अधिकांश गुफा आवास खड़ी चट्टानों के सामने बनाए गए थे, जो असाधारण और भव्य दिखते थे। लेकिन शहर के भीतर माहौल कुछ हद तक दमनकारी था। सड़कों पर चलने वाले सभी लोग चुप थे, उनके चेहरे पर चिंता और गंभीरता थी।
ताओवादी न्यायालय के अधिकारियों और पूरे शहर के साधकों की उपस्थिति में अग्नि बुद्ध ने साधकों के पूरे जी परिवार का नरसंहार कर दिया था। जी निवास को आग के समुद्र में बदल दिया, जिससे पूरे परिवार की वंशावली समाप्त हो गई तथा सदियों पुरानी नींव एक पल में नष्ट हो गई। बिशन शहर में कई लोगों को व्यक्तिगत खतरे का एहसास हुआ। गु चांगहुआई की अभिव्यक्ति क्षण प्रतिक्षण और भी अधिक कुरूप होती जा रही थी। उसका चेहरा क्रोध से लोहे के समान नीला पड़ गया था। वह लगभग यही चाह रहा था कि वह तुरंत अग्नि बुद्ध और उसके पाप साधकों के गिरोह का सिर काट दे और उनके सिर जनता के सामने प्रदर्शित कर दे। जल्द ही वे दोनों जी परिवार की संपत्ति के खंडहरों पर पहुंच गए। उनकी आंखों के सामने पूर्ण उजाड़ का दृश्य था, जहां केवल झुलसी हुई धरती ही शेष थी। जी परिवार की संपत्ति के बाहर जमीन में टाइलें गड़ी हुई थीं, जिनमें से प्रत्येक पर संरचना पैटर्न अंकित थे, जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिससे एक धुंधला अदृश्य अवरोध बन गया था, जो जी परिवार की संपत्ति के जले हुए अवशेषों को घेरे हुए था तथा बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा रहा था। ये ताओवादी न्यायालय द्वारा दी गई चेतावनी थी। तुम यहीं रहो और देखो, गु चांगहुआई ने कहा। यद्यपि मो हुआ असहमत था, लेकिन उसके पास चेतावनी संरचना की बाधाओं के पार से अंदर झांकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उस नज़र से उसे कुछ सुराग मिले। यद्यपि यह पूरी तरह से काला हो गया था, फिर भी जी एस्टेट की परिधि के आसपास संरचना पैटर्न के निशान मौजूद थे। द्वितीय श्रेणी गोल्डन अर्थ जेन माउंटेन कंपाउंड संरचना। मो हुआ ने मन ही मन बुदबुदाया। इस संरचना का नाम सुनकर गु चांगहुआई आश्चर्य से ठिठक गया। मो हुआ ने देखना जारी रखा, अपनी दिव्य इंद्रियों को मुक्त करते हुए। अब वह मुश्किल गणना का उपयोग नहीं कर रहा था, बल्कि केवल संरचना पैटर्न द्वारा छोड़े गए आत्मा के निशानों को निकालने के लिए गणना का उपयोग कर रहा था और धीरे से खुद से बुदबुदा रहा था। जी परिवार की संपत्ति की परिधि मूल रूप से यह द्वितीय श्रेणी का स्वर्ण पृथ्वी जेन माउंटेन कंपाउंड फॉर्मेशन था, जो 5 तत्वों स्वर्ण और पृथ्वी तथा 8 त्रिग्राम जेन माउंटेन से बना एक रक्षात्मक गठन था। लेकिन पैटर्न बदल दिया गया है। केवल गोल्डन सीरीज पैटर्न बदले गए, बाकी को छुआ तक नहीं गया। ऐसा नहीं है कि गोल्डन सीरीज पैटर्न में परिवर्तन पृथ्वी सीरीज संरचना में परिवर्तन के माध्यम से प्रभावों को बदल दिया गया है। द्वितीय श्रेणी का गोल्डन अर्थ जेन माउंटेन कंपाउंड फॉर्मेशन बदल गया। एक द्वितीय श्रेणी दफन पृथ्वी जन पर्वत यौगिक संरचना। इस ट्रैपिंग फॉर्मेशन ने पूरे जी परिवार को उनके ही घर में दफना दिया है। ... गु चांगहुआई जितना अधिक सुनता गया, वह उतना ही अधिक भयभीत होता गया। उसका स्वर गंभीर होता गया। ये बात तुम्हें किसने बताई? क्या? मो हुआ थोड़ा चौंका। जी परिवार के गठन का मामला। गु चांगहुआई का चेहरा गंभीर था। मो हुआ ने अपनी उलझन व्यक्त की। क्या आपको अब भी ऐसी चीजों के बारे में बताने की जरूरत है? क्या आप इसे एक नज़र में नहीं देख सकते? एक नज़र में देखिए। गु चांगहुआई ने अपना सिर घुमाकर अपने सामने काली झुलसी हुई धरती को देखा। एक नज़र में देखो मेरे गधे। आप इसे कैसे देख सकते हैं? चारों तरफ अंधेरा है, मलबा है, सब कुछ जल गया है। आप क्या देख सकते हैं? गु चांगहुआई को ये बात कुछ अविश्वसनीय लगी। मो हुआ ने जो कहा वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा ताओवादी न्यायालय ने सत्यापित किया था। अंतर यह था कि ताओवादी न्यायालय की ओर से उन्होंने कई द्वितीय श्रेणी के निर्माण मास्टरों को पूरे 3 दिनों तक सुबह से रात तक स्थल की जांच करने के लिए नियुक्त किया और सावधानीपूर्वक तुलना करने के बाद ही उन्होंने मलबे से इन संरचनाओं में हुए परिवर्तनों का पुनर्निर्माण किया। इस प्रकार उन्हें ठीक ठीक पता था कि जी परिवार के गठन के संबंध में क्या छेड़छाड़ की गई थी। लेकिन मो हुआ, वो बस चला आया, एक नज़र देखा। यहाँ तक कि चेतावनी संरचना के बाहर से बिना प्रवेश किए उसने सब कुछ देखा। गु चांगहुआई की भावनाएं जटिल थीं। जबकि सबूत उसकी आंखों के सामने थे, सामान्य बुद्धि ने उसे इस बेतुके सत्य पर विश्वास करने से मना कर दिया। क्या तुमने सचमुच ये खुद ही समझ लिया? गु चांगहुआई ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। बिल्कुल, मो हुआ ने गर्व से कहा, आखिरकार मैं ताइक्सू गेट का शिष्य हूँ। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि उन्होंने एल्डर मास्टर झुन से फॉर्मेशन तकनीक भी सीखी थी। इन दिनों जब भी उसके पास मेरिट पॉइंट होते तो वह उन्हें फॉर्मेशन अध्ययन के लिए बदलने के लिए मेरिट पवेलियन जाता था और उसने अनगिनत द्वितीय श्रेणी के फॉर्मेशन सीख लिए थे। एल्डर मास्टर झुन के मार्गदर्शन के साथ ताइक्सू गेट के पूर्ववर्तियों की पीढ़ियों द्वारा संचित गहन निर्माण विरासत के साथ निर्माण तकनीकों में मो हुआ की नींव अब पहले से भी अधिक मजबूत थी। अब वह एक सच्चे द्वितीय श्रेणी के प्रशिक्षण गुरु थे जिनके पास एक महान संप्रदाय की वास्तविक विरासत थी।
बात सिर्फ इतनी थी कि उसमें नाम के बिना भी योग्यता थी, ये सिर्फ मूल्यांकन का विषय था। गु चांगहुई की नाराजगी गहरी हो गई। इसका ताइक्सू गेट से क्या संबंध है? ताइक्सू गेट एक ऐसा संप्रदाय नहीं है जो निर्माण तकनीकों पर आधारित है, तो फिर इसके शिष्यों को ऐसी अविश्वसनीय निर्माण विशेषज्ञता कहां से प्राप्त हो सकती है? यहां तक कि निर्माण सिद्धांतों पर स्थापित एक संप्रदाय भी संभवतः ऐसा नहीं कर सकता। इसके अलावा आपको संप्रदाय में आए हुए अभी पूरा 1 साल भी नहीं हुआ है। आप संभवतः कितना कुछ सीख सकते थे। गु चांगहुआई ने एक पल के लिए मोहुआ को घूरा और फिर अपने विचारों में थोड़ा बदलाव के साथ उसने पूछा, क्या आप अंदर जाकर देखना चाहेंगे? मोहुआ चौंका, सच में? गु चांगहुआई ने सिर हिलाया। मोहुआ कुछ हद तक सशंकित था। अंकल गु अपने चरित्र से हटकर अभिनय कर रहे हैं। मूलतः उन्होंने मुझे जी निवास में प्रवेश कर वहां देखने की अनुमति नहीं दी थी। अब मेरे पूछे बिना ही वह मुझे अंदर जाने की अनुमति दे रहा है। लेकिन वह ऐसे अवसर को अस्वीकार करने वालों में से नहीं थे। ठीक है, मोहुआ ने सिर हिलाते हुए सहमति व्यक्त की। गु चांगहुई ने एक सुनहरा कमरबंद निकाला। शुद्ध सोने से बनी यह कमरबंद बहुत ही सुंदर और शानदार थी तथा मोहुआ की सादे कांस्य कमरबंद से कहीं अधिक मूल्यवान थी। मोहुआ ईर्ष्या से देख रहा था, लेकिन अभी तो वह केवल देख ही सकता था। सोने की कमर की प्लेट को पकड़े हुए गु चांगहुआई ने चेतावनी संरचना पर हल्के से उसका पता लगाया। तब एक धुंधला अदृश्य अवरोध खुल गया। चल दर, गु चांगहुआई ने बढ़त बना ली और आगे बढ़ गए। एक क्षण के लिए हिचकिचाते हुए मोहुआ भी आगे बढ़ा और चेतावनी संरचना के माध्यम से गु चांगहुआई के पीछे पीछे नरसंहारग्रस्ती परिवार की संपत्ति में चला गया। जैसे ही उसका पैर जमीन पर पड़ा और वह जली हुई सतह पर पड़ा जहां खून जलकर सूख गया था, अचानक उसके कानों में चीख गूंज उठी। आवाज अत्यंत कष्टदायक थी, असीम पीड़ा से भरी हुई। दिन के उजाले में मोहुआ की दृष्टि एक पल के लिए धुंधली हो गई। मानो रात के अंधेरे में अचानक उसके सामने आग का एक समुद्र प्रकट हो गया। आग के समुद्र में अनगिनत आकृतियां दौड़ती, संघर्ष करती और पीड़ा में चीखती दिखाई दे रही थीं, मानो नरक में पीड़ित आत्माएं हों। क्रूर चेहरों वाले जल्लादों ने अपने कसाई चाकू उठाए, हत्याएं की, टुकड़े टुकड़े किए, नरसंहार का आनंद लिया। ब्लेड से मांस को छेदा गया, छाती को चीरा गया, पेट को चीरा गया तथा रक्त से सने अंगों को निकाला गया। रक्त और ज्वाला के मिल जाने से अग्नि का समुद्र मंथन करने लगा। क्रूरता से विकृत चेहरे मानो राक्षस अराजक ढंग से नृत्य कर रहे हों। और जो लोग बुरी तरह मरे वे वध के लिए भेजे गए पशुओं जैसे लग रहे थे। बैकवोट बैकवोट बैकवोट, हुआ की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। यह जी परिवार के नरसंहार का दृश्य है। क्या ये जी परिवार के उन किसानों की आत्मिक यादें थीं, जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी और जिन्हें पीड़ा में जला दिया गया था? क्या ये शेष आत्माओं के दिव्य विचार थे? दिन के उजाले में उसकी आंखों के सामने आग का सागर था। मोहुआ ने अपनी बेचैनी को दबाने के लिए संघर्ष किया और अपनी दृष्टि को इस क्रूर वध को अंत तक देखने पर केंद्रित किया। वह जानना चाहता था कि जी परिवार के साथ वास्तव में क्या हुआ था। नरसंहार में खून और आग का मिश्रण जारी रहा। पाप साधकों जैसे दिखने वाले राक्षसों ने भयानक मुस्कुराहट के साथ अपने छुरे उठाए, जी परिवार के साधकों को सुअरों और गायों की तरह मार डाला, उन्हें एक एक करके काट दिया। जी परिवार के कृषकों की हत्या के बाद उनके शवों को एक साथ इकट्ठा किया गया। लेकिन अदृश्य क्षेत्र में ऐसा लग रहा था कि कुछ काम शुरू हो गया है। इसके बाद का दृश्य अचानक धुंधला हो गया। रक्त का रंग अचानक तीव्र हो गया, आग का सागर फैल गया, उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला गया। उसके कानों में चीखें और विलाप भी मानो फटे हुए थे, रुक रुक कर। ऐसा लग रहा था कि इसके बाद जो हुआ वह निषिद्ध था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कारण और प्रभाव को छुपा दिया हो, जिससे मोहुआ यह नहीं देख पा रहा था कि नरसंहार के बाद वास्तव में क्या हुआ था। मोहुआ ने भौहें चढ़ाईं, उसकी पुतलियां काली पड़ गईं, धूर्त मन ने उसे अपने वश में कर लिया और वह लगातार देखने के लिए स्वर्गीय गुप्त गणना का प्रयोग करने लगा। ऐसा लग रहा था कि मोहुआ की जिज्ञासा के जवाब में आग का समुद्र हिंसक रूप से भड़क उठा। आग की लपटें जलते हुए खून की तरह लाल हो गईं, हवा में उठकर हत्यारों और मारे गए लोगों दोनों को घेर लिया, जिससे मोहुआ की दृष्टि अवरुद्ध हो गई। मोहुआ ने परवाह नहीं की और देखना जारी रखा। आग का समुद्र अचानक उबल पड़ा। आग की लपटें सांपों की तरह फैल गईं और मोहुआ पर अपने नुकीले दांत दिखाने लगीं, मानो उसे डराने के लिए। हालांकि उन्होंने मोहुआ को अपमानित करने की हिम्मत नहीं की, और मोहुआ में आग के इस समुद्र को देखने की शक्ति का अभाव था।
मोह हुआ ने आह भरी। उसे पता था कि कारण और प्रभाव को स्पष्ट करने की शक्ति बहुत मजबूत थी, और गणना के लिए उसकी अपनी क्षमता पर्याप्त नहीं थी। इसलिए उसकी दृष्टि आग के समुद्र के मुखौटे को भेद कर वास्तविक कारण और प्रभाव को नहीं देख सकी। स्वर्गीय गुप्त गणना की उनकी पद्धति उनके गुरु की शिक्षाओं पर आधारित थी, जिसे उन्होंने अंधेरे में टिटोलकर समझने की कोशिश की थी। संरचनाओं की गणना तो काफी अच्छी हुई, लेकिन स्वर्गीय रहस्यों की गणना में ये काफी अंतर से पीछे रह गई। आखिरकार उसके गुरु ने उसे औपचारिक रूप से सच्ची स्वर्गीय गुप्त गणना नहीं सिखाई थी, या यूं कहें कि उसे ठीक से सिखाने का अवसर ही नहीं मिला। उसके मन में एक सौम्य और कृपालु चेहरे की स्मृति उभर आई। मोह हुआ को अपने दिल में दर्द का एहसास हुआ, और जल्द ही आग का सागर शांत हो गया। मोह हुआ की दृष्टि थोड़ी साफ हो गई। उन्होंने देखा कि अग्नि बुद्ध जैसे भयावह पाप साधक गायब हो गए थे। जी परिवार के साधक भी चले गए थे, मानो शरीर से लेकर दिव्य इंद्रिय तक सब कुछ पूरी तरह से वाष्पित हो गया हो। मोह हुआ हैरान होकर भौहें चढ़ाने लगा। तभी मोह हुआ के दिल में एक झटका सा लगा। कारण और प्रभाव क्षण भर के लिए अव्यवस्थित प्रतीत हुए। अचानक ही कर्म परिवर्तन का एक संकेत उभर आया और दृश्य बदल गया। जमीन पर विचित्र छायाएं एक दूसरे पर छा गईं और फिर प्रकट हुईं। जी परिवार के किसान, जो विखंडित हो गए थे और दुखद रूप से मर गए थे, घनी संख्या में ढेर में थे, जिनकी संख्या सैकड़ों में थी। वे जली हुई लकड़ी की राख के समान थे। वे खून से लथपथ मरे हुए पशुओं के समान थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनका सब कुछ खत्म हो गया हो, लापरवाही से त्याग दिया गया, किसी का ध्यान नहीं गया। जल्द ही कर्म परिवर्तन की आभा तीव्र हो गई, एक विकृत आभा फैल गई। जी परिवार के ये अवशेष हिलने लगे, आक्रोश से भर गए। वे संघर्ष करने लगे और विकृत हो गए, और फिर से अजीब तरह से खड़े हो गए। इसी समय उनके अंगों में परिवर्तन होने लगा। जो कभी मानव के हाथ और पैर थे, वे धीरे धीरे बैलों के अग्रपाद, घोड़ों के खुर, गैर मानवों के पशुधन के समान बन गए। और वे किसी प्रकार के राक्षसी पापपूर्ण कर्म उत्परिवर्तन बन गए थे। वे पहले से ही मृत थे, फिर भी वे कर्म के रूप में जीवित थे। वे अब मानव नहीं थे, बल्कि ऐसे प्राणी प्रतीत हो रहे थे जो मनुष्यों को खा जाते थे। राक्षस राक्षस। मोह हुआ का दिल सदमे से धड़क उठा। वे विचित्र दानव राक्षस जो यूएर को चाहते थे और उसके बुरे सपनों को सताते थे, उसके दिमाग में प्रकट हुए। मोह हुआ ने ध्यान से देखा, चुपचाप दोनों की तुलना करते हुए उसकी निगाहें तेज हो गईं। एक ही नहीं, वे एक जैसे लगते थे, लेकिन वे एक ही चीज नहीं थे। यूएर के दुष्स्वप्नों में दानव राक्षस दानव प्रेत के अनुचर थे, जो बुरे विचारों के अवतार थे। उनका अस्तित्व ही एक प्रकार का विचार रूप था, जबकि इन जी परिवार साधकों के पशु रूपांतरण स्वर्गीय रहस्य के उत्परिवर्तन के करीब थे, जो कारण और प्रभाव का एक कर्म उत्परिवर्तन था। अधिक की तरह ताओवादी राक्षस। मोह हुआ का दिल ठंडा पड़ गया और उसकी निगाहें भारी हो गईं। वह महसूस कर सकता था, यद्यपि कर्म उत्परिवर्तन के संकेत बहुत सूक्ष्म थे और पैमाना न्यूनतम था, फिर भी उसके सामने जो कुछ भी था वह वास्तव में महान दाव कर्म उत्परिवर्तन का अग्रदूत था। जब मोह हुआ भौहें सिकुड़े विचारों में खोया हुआ था, तो इन कर्मजन्य उत्परिवर्तित अर्ध मानव अर्ध जानवर दानव राक्षसों की आंखें अचानक रक्त लाल हो गईं और वे मोह हुआ की ओर देखने लगे। उनकी मृत्यु में घृणा थी, वे एक मानव को निगल जाना चाहते थे, और मोह हुआ इस कार्य कारण परत के भीतर एकमात्र मानव था। ये दानव राक्षस मुड़े और संघर्ष करते हुए उठे, और फिर एक एक करके उनकी आंखें भयंकर थीं। उन्होंने मोह हुआ की ओर देखा। मोह हुआ स्थिर खड़ा रहा, उसकी अभिव्यक्ति शांत थी। एक क्षण में चारों ओर हत्या की भावना उमड़ पड़ी। इन राक्षसों ने चीखते और दहाड़ते हुए, हाथों, पैरों और खुरों का एक साथ उपयोग करते हुए अपने खुले हुए मुंह खोले और मोह हुआ की ओर हमला किया। मोह हुआ चुपचाप उन्हें देख रहा था, उसके चेहरे पर करुणा की झलक थी। उसी समय मोह हुआ के पीछे खून का समुद्र उमड़ पड़ा। अचानक एक लाश का पहाड़ उभर आया। पूरा पर्वत भयावह चलती लाशों और लोहे की लाशों से भरा हुआ था। एक लंबा और राजसी कर्मिक रूप से उत्परिवर्तित शव राजा, रक्तलाल आंखों और भयानक उपस्थिति के साथ लाशों की अनगिनत भीड़ के ऊपर शासन कर रहा था। कर्म से रूपांतरित गैरमानव जो मोह हुआ को निगलना चाहते थे, दानव राक्षस डर के मारे रुक गए। लाश राजा की निगाह उदासीन थी। उसकी दृष्टि में ये मात्र कर्म उत्परिवर्तन, जिनकी संख्या सैकड़ों में थी, चींटियों का एक झुंड मात्र थे। कुछ ही क्षणों बाद शव राजा ने आकाश को हिला देने वाली दहाड़ लगाई। लाशों के अनगिनत समूह उबल पड़े और सैकड़ों दानव राक्षस घबरा गए।
बाद में आकाश रक्त से रंग गया और पहाड़ों और चोटियों से चलती लाशें एक उग्र धारा की तरह नीचे गिरी और तुरंत उन कर्म से उत्परिवर्तित दानव राक्षसों को चीरती हुई उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया। जी परिवार में कर्म परिवर्तन का यह मामूली संकेत भी पूरी तरह से समाप्त हो गया। हालांकि उत्परिवर्तित दानव राक्षसों को मारने के बाद लाशों के समूह ने अपनी क्रूरता को उकसाया और आकाश की ओर दहाड़ते हुए चले गए। उनकी हत्या की मंशा हवा में व्याप्त हो गई। लाश पर्वत पर खून का समुद्र और भी अधिक रक्त लाल हो गया। ताओवादी दानव की आभा भी भारी हो गई। रक्त से सने आकाश के नीचे शव राजा की आभा और अधिक क्रूर हो गई। उसकी गंभीर आंखें और अधिक लाल हो गईं, जिनमें बंधनों से मुक्त होने तथा और अधिक रूपांतरित होने के हल्के से संकेत दिखाई दे रहे थे। तभी एक स्पष्ट किंतु निर्विवाद आदेश सुनाई दिया, पीछे हटना। पहले से बेचैन शव पर्वत तुरंत शांत हो गया। लाशों के समूह ने चुपचाप अपना सिर झुका लिया, कोई आवाज निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। लाश राजा की रक्त लाल आंखें, जो हड्डियों को कंपा देने वाली हत्या की मंशा और उग्र क्रूरता से भरी हुई थीं, महुआ, जो उसका नामात्र का युवा स्वामी था, को गौर से देख रही थी, मानो उसे तुरंत मार डालना चाहती हो। महुआ की निगाहें उदासीन थीं जब उसकी नजर लाश राजा की आंखों से मिली। इस स्पष्ट और पारदर्शी दृष्टि में एक वरिष्ठ का अदम्य अधिकार भी समाहित था। उनकी निगाहों में ये संदेश था, मुझे ये बात दूसरी बार कहने पर मजबूर मत करो। जब लाश राजा की नजर महुआ से मिली तो वह तुरंत क्रोधित हो गया। जैसे ही वह प्रतिरोध करने वाला था, उसके शरीर में गहरे धन से एक निशान ने अचानक उसे बहुत पीड़ा पहुंचाई और उसके शरीर ने हल्के नीले रंग के आध्यात्मिक धुरी निर्माण पैटर्न जैसे दाव कानून और कार्मिक जंजीरों के साथ उसे कसकर जकड़ लिया। डर से भरे लाश राजा के पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसकी आंखें अभी भी बर्बरता और अवज्ञा से चमक रही थीं, लेकिन उसका शरीर ईमानदारी से आज्ञाकारी था। रक्त का सागर पीछे हट गया, लाशें अपने घोंसलों में लौट गईं और लाश पर्वत धीरे धीरे गायब हो गया। केवल लाश राजा ने गायब होने से पहले महुआ को एक भयानक और तीखी नजर से देखा, मानो कह रहे हो, मैं वापस आऊंगा। इसके बाद शव पर्वत पर रक्त का समुद्र पूरी तरह से पीछे हट गया और कर्म पाप नष्ट हो गए। जी परिवार में कर्म परिवर्तन का हल्का सा चिन्ह भी समाप्त हो गया और गायब हो गया। भड़की हुई आग भी धीरे धीरे बुझ गई। महुआ को लगा कि उसकी दृष्टि फिर से धुंधली हो रही है। आग और खून की लालिमा गायब हो रही है। उसकी जगह दिन की तीखी रोशनी ने ले ली है, जिससे वह भ्रमित हो रहा है और अपनी आंखें खोलना मुश्किल हो रहा है। अल्पविराम। महुआ, महुआ, कई जरूरी आवाजें गूंजने लगीं। महुआ चौंक गया, धीरे से अपनी आंखें खोली और खुद को गू चांगहुआई के बगल में लेटा पाया। गू चांगहुआई लगातार अपना नाम पुकारते हुए भौहें चढ़ाए हुए था। ये देखकर कि महुआ जाग गया था, उसने अंततः राहत की सांस ली। यदि इस बच्चे को कुछ हो जाता तो उसके पास अपने चचेरे भाई और यूएर को समझाने का कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन तुरंत ही वो पुनः संदेह से भर गया। पहले वाला दृश्य अभी भी उसकी आंखों के सामने जीवंत था। जैसे ही महुआ ने नष्ट हो चुके जी परिवार में प्रवेश किया, उसकी अभिव्यक्ति चौंक गई, उसका चेहरा पीला पड़ गया और फिर उसकी आंखों का ध्यान भंग हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और बेहोश हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था। इसके अलावा इससे भी अधिक विचित्र बात यह थी कि महुआ के बेहोश हो जाने के बाद पूरे जी परिवार का माहौल अचानक उदास और दमनकारी हो गया। ऐसा लग रहा था कि कोई भयानक चीज धीरे धीरे रूपांतरित हो रही है। एक दुष्ट आत्मा बढ़ रही थी। साफ दिन में हड्डियां कंपा देने वाली ठंड थी। यहाँ तक कि गू चांगहुआई, जो गोल्डन कोर दायरे में था, को सीने में जकड़न और सांस लेने में तकलीफ महसूस हुई। उसका दिल घबराहट से भर गया। और जब महुआ ने अपनी आंखें खोलीं तो सब कुछ फिर से गायब हो गया। गू चांगहुआई ने महुआ को गंभीर निगाहों से देखा और पूछा, वास्तव में क्या हुआ? महुआ ने अपनी आंखें रगड़ी, धीरे से उठकर बैठ गया और जल्दी से अपने मन में कारण और प्रभाव की समीक्षा की। आग का सागर, जी परिवार, नरसंहार, आग के समुद्र से घिरा एक अस्पष्ट रहस्य, दाव उत्परिवर्तन के संकेत। ऐसा लग रहा था कि इन सब का उल्लेख नहीं किया जा सकता। एक बार बोल देने पर यह उसके लिए गंभीर मुसीबत बन जाएगा। विशेषकर ताओवादी दानव के बारे में ये ताओवादी न्यायालय के लिए वर्जित था। इस पर विचार करने के बाद महुआ ने कहा, मैंने बहुत अधिक मेहनत से फॉर्मेशन का अध्ययन किया, बहुत अधिक चित्र बनाए और अपनी दिव्य इंद्रियों का अत्यधिक उपयोग किया, इसलिए मैं कभी कभी बेहोश हो जाता हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं ठीक हो जाऊंगा।
ये सुनकर गु चांगहुआई को पता चल गया कि महुआ बकवास कर रही थी। वह अभी तक बहुत ऊर्जावान थे, उनकी आंखें जीवन से भरी हुई थीं और चमक रही थीं, फिर अचानक दिव्य इंद्रियों के अत्यधिक प्रयोग के कारण वह कैसे बेहोश हो गए। इस बच्चे के पास निश्चित रूप से कुछ ऐसा था जो वह कहना नहीं चाहता था। गु चांगहुआई ने महुआ को गहराई से देखा और पूछा, तो क्या आप अब भी इस जी परिवार का निरीक्षण करेंगे? महुआ ने सिर हिलाया, मैं करूंगा। गु चांगहुआई ने सिर हिलाया और ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन महुआ को साथ ले गया और जी परिवार के तबाह जले हुए अवशेषों की खोज में 2 घंटे बिताए। पूरा जी परिवार राख में तब्दील हो गया। सब कुछ राख में बदल गया था। पूरा चक्कर लगाने के बाद महुआ को कोई विसंगति नहीं मिली। कभी कभी उसे कोई छोटा मोटा सुराग मिल जाता था, लेकिन ये सुराग गु चांगहुआई को पहले से ही पता थे। गु चांगहुआई के पास गहन साधना, समृद्ध अनुभव, तीक्ष्ण अवलोकन और एक पर्यवेक्षक का अंतर्ज्ञान था। कुछ अविश्वसनीय रूप से अजीब चीजों के अलावा जो समझ से परे हैं, स्वर्गीय रहस्यों और कर्म के कारण के मामले, जो कुछ भी महुआ को मिल सकता था, गु चांगहुआई ने निश्चित रूप से पहले ही नोटिस कर लिया था। जिन चीजों को महुआ नहीं खोज सका, गु चांगहुई भी उन्हें समझ सकता है। जांच के मामले में गु चांगहुआई बेहद पेशेवर थे। महुआ ने गु चांगहुआई का पीछा किया क्योंकि वे आमतौर पर जी परिवार के माध्यम से चलते थे, आसपास के वातावरण का निरीक्षण करते थे। अग्नि बुद्ध और उनका समूह बहुत स्वच्छ था। लोगों से लेकर घरों तक जी परिवार जलकर राख हो गया था, इसलिए कोई अतिरिक्त निशान नहीं छोड़ा गया। आग के उस समुद्र में देखे गए दृश्यों के अलावा वास्तव में कोई और सुराग नहीं था। महुआ को कुछ पछतावा हुआ। महुआ की निराश अभिव्यक्ति देखकर गु चांगहुआई को आश्चर्य नहीं हुआ। ताओवादी न्यायालय ने जी परिवार के अंदर और बाहर कई बार खोज की थी। यदि वास्तव में कुछ था तो वह बहुत पहले ही खोज लिया गया होता। हुआ कि कुछ भी पता लगाने का इंतजार करना असंभव है। चलो वापस चलते हैं, गु चांगहुआई ने उदासीनता से कहा। वह महुआ को सुरक्षित रूप से गु परिवार के पास वापस ले जाना चाहता था और उसे अपने चचेरे भाई को सौंपना चाहता था, जिससे उसे कुछ परेशानी से भी बचाया जा सके। अन्यथा घूमते समय इस बच्चे को अपने साथ रखने से जटिलताएं और दुर्घटनाएं हो सकती हैं। ठीक वैसे ही जैसे पहले हुआ था। ठीक है, महुआ ने सिर हिलाया। उसे कुछ भी पता नहीं चला था और अब उसके पास वापस लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, महुआ अचानक रुका, अपना सिर घुमाया और जी परिवार की संपत्ति के खंडहरों पर एक नजर डाली। उसकी भौहें धीरे धीरे सिकुड़ गईं। गु चांगहुआई ने कुछ आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या हुआ? महुआ ने एक पल के लिए सोचा और फिर धीरे से कहा, अंकल गु, क्या आपके पास जी परिवार की संपत्ति की ताओवादी वास्तुशिल्प योजना है? गु चांगहुई ने सिर हिलाया, हाँ। क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? महुआ ने पूछा। गु चांगहुआई की निगाहें थोड़ी गहरी हो गईं। तुम क्या करना चाहते हो? मुझे एक जगह ढूंढनी है। कोई जगह ढूंढो। गु चांगहुआई ने भौहें चढ़ाईं, कुछ देर सोचा, फिर बिना कुछ पूछे सिर हिला दिया। ठीक है। गु चांगहुआई ने एक अपेक्षाकृत साफ जगह ढूंढी, अपने भंडारण बैग से एक स्क्रॉल निकाला, इसे जमीन पर फैलाया और महुआ से कहा, यह जी परिवार की संपत्ति की वास्तुशिल्प योजना है। इस योजना में एस्टेट के भूभाग, इमारतों और संरचनाओं में प्रयुक्त संरचनाओं सहित अन्य चीजों को चिन्हित किया गया था। महुआ इस प्रकार की योजना से बहुत परिचित था। उन्होंने वास्तुशिल्प योजनाओं के माध्यम से श्रमसाध्य खोज शुरू की। अभी अभी जो अग्नि में दृश्य सामने आया था, उसमें अग्नि बुद्ध ने जी परिवार के साधकों को मारने के बाद उनकी लाशों को एक स्थान पर इकट्ठा किया था। इसके बाद के महत्वपूर्ण दृश्य आग की लपटों में घिर गए, परिणाम अस्पष्ट हो गए और महुआ इसे देख नहीं सका। यद्यपि वह आग की लपटों के नीचे छिपे रहस्यों को नहीं देख सका और यह भी नहीं जानता था कि अग्नि बुद्ध ने हत्या के बाद क्या किया था। उसे अभी भी आसपास के दृश्य धुंधले से याद थे। ये दृश्य स्पष्ट रूप से जी परिवार के परिसर के भीतर थे। फिर भी उन्होंने अभी अभी उस क्षेत्र का अन्वेषण किया था और उन्हें कोई समान स्थल चिन्ह नहीं मिला था। वहां अवश्य ही कोई स्थान होगा जिसे मैंने अनदेखा कर दिया। महुआ ने आग के समुद्र के दृश्यों को बार बार अपने मन में दोहराया और फिर समान स्थानों का पता लगाने के लिए जी एस्टेट के नक्शे के साथ उनकी तुलना की। अंततः महुआ की आंखें चमक उठीं। वास्तुशिल्प योजना के अनुसार जी परिवार के पिछवाड़े के एक कोने में एक छिपी हुई अटारी थी, जिसके सामने एक खुला स्थान था, जिसके चारों ओर कक्ष थे और फूल लगाने के लिए गमले लगे हुए थे। संपूर्ण लेआउट और सेटिंग उनकी याद में मौजूद दृश्यों से मेल खाती थी।
मो हुआ ने नक्शे पर अटारी के आंगन की ओर इशारा करते हुए कहा, अंकल गु, चलो इस जगह की जांच करते हैं। गु चांगहुआई ने आश्चर्य से मो हुआ को देखा और फिर थोड़ा सिर हिलाया। फिर दोनों ने नक्शे का अनुसरण किया, अपरिचित रास्तों से गुजरते हुए, राख पर पैर रखते हुए, जब तक कि वे अटारी के स्थान पर नहीं पहुंच गए। अटारी के आसपास का क्षेत्र ढह गया था तथा जली हुई लकड़ी की बीम और दीवारें गिर गई थीं, जिससे रास्ता अवरुद्ध हो गया था। यही कारण है कि मो हुआ ने पहले इसकी खोज नहीं की थी। गु चांगहुआई ने एक कागज का पंखा निकाला, उसे सहजता से हिलाया और आध्यात्मिक शक्ति का एक उभार फूट पड़ा, जिससे रास्ता साफ हो गया। मो हुआ अंदर चला गया और अटारी के सामने आंगन में पहुंच गया। ये स्थान एकांत और छिपा हुआ था और अटारी भी जल गई थी। यहाँ आग से और भी अधिक नुकसान हुआ था, जिससे इमारत के बहुत कम अवशेष बचे थे। आंगन उजाड़ था और सब कुछ अभी भी झुलसा हुआ काला दिखाई दे रहा था, अन्य क्षेत्रों से कुछ अलग नहीं। कुछ देर तक खोजबीन करने के बाद भी उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। गु चांगहुई ने पीछे मुड़कर मो हुआ की ओर देखा। मो हुआ गहरी भौहें सिकोड़कर विचारों में खो गया। कोई निशान नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। मो हुआ ने अपनी दिव्य इंद्रिय को मुक्त कर दिया और शून्य में अभी भी शून्यता का दृश्य था। केवल खंडहरों से बची हुई अग्नि आध्यात्मिक शक्ति थी और कुछ भी असामान्य नहीं था। कुछ नहीं। मो हुआ की भौहें और भी गहरी हो गईं, फिर अचानक वह रुक गया और सूंघने से खुद को रोक नहीं सका। अंकल गु, क्या आपको कुछ गंध आ रही है? गंध? गु चांगहुआई ने भी हल्के से सूंघा और भौहें चढ़ाते हुए कहा, जले हुए गंध? नहीं, मो हुआ ने कहा और फिर सूंघने लगा। उसकी आंखें थोड़ी केंद्रित थीं। बहुत हल्का, ताज़ा, लेकिन थोड़ी अजीब गंध के साथ। ये थोड़ा चिपचिपा और नम लगता है। गु चांगहुआई कुछ अवाक होकर भौहें चढ़ाते हुए बोले, क्या आप निश्चित हैं कि आप उस गंध की बात कर रहे हैं जिसे आपने अपनी नाक से महसूस किया है, न कि उस स्वाद की जिसका आप अपने मुंह में स्वाद ले रहे हैं? मुंह में छिपा हुआ स्वाद? मो हुआ अचानक चौंककर रुक गया। उसे ध्यान आया, क्या ये स्वर्ण मज्जा की खुशबू, भेड़ सींग वाला प्रवर्तक, दिव्य विचार का सार, क्या ये किसी दुष्ट ईश्वर की सांस है? मो हुआ का उत्साह बढ़ा। उसने अपनी नाक ऊपर उठाई, फिर से सूंघा और फिर दिव्य विचार की हल्की सुगंध का अनुसरण करते हुए आंगन का एक कोना ढूंढ लिया। मो हुआ ने फिर सूंघा, फिर इधर उधर टटोला और कोने से उसे जले हुए अवशेषों का ढेर मिला। गु चांगहुआई ने आगे बढ़कर एक नजर डाली और सूंघा भी, यहां तक कि दिव्य ज्ञान से भी जांच की, फिर अंततः कुछ निराश दिखे। बस साधारण अवशेष, कुछ खास नहीं। बस ये निश्चित नहीं है कि इसे बनाने के लिए क्या जलाया गया था। मो हुआ ने अपना सिर हिलाया, उसके चेहरे पर गंभीरता थी। यह कोई साधारण बात नहीं है। उसने उस पर दुष्ट देवता की गंध सूंघी थी। हालांकि उन्हें यह भी ठीक से पता नहीं था कि ये काले अवशेष क्या थे, न ही वह उन्हें भेद सका। लेकिन ये अवशेष निश्चित रूप से साधारण नहीं थे। वे महान अग्नि के नीचे छिपे हुए सत्य थे, कुछ अज्ञात सत्ताओं द्वारा कार्य कारण को स्पष्ट करने के बाद छोड़े गए अवशेष। संभवतः इसके अंदर आश्चर्यजनक रहस्य छिपे हुए थे। मो हुआ को, जो आमतौर पर मासूम और चालाक था, इतनी गंभीर अभिव्यक्ति दिखाते हुए देखकर गु चांगहुआई इसे और अधिक गंभीरता से लेने से खुद को नहीं रोक सका। उन्होंने एक भंडारण बैग निकाला, अवशेषों को 2 भागों में विभाजित किया और उन्हें संरक्षण के लिए सावधानीपूर्वक सील कर दिया। मैं इन्हें वापस ले जाऊंगा और निरीक्षण के प्रभारी ताओवादी न्यायालय के अधिकारी से इसकी जांच करवाऊंगा कि ये अवशेष किस चीज के अवशेष हैं। चाहे वे आध्यात्मिक कलाकृतियां हों, आध्यात्मिक वस्तुएं हों, गोलियां हों या इंसानी मांस। मो हुआ ने सिर हिलाया, फिर पूछा, अगर उन्हें पता चल गया? गु चांगहुआई ने आह भरते हुए कहा, अगर उन्हें पता चल गया तो मैं तुम्हें बता दूंगी। ठीक है। मो हुआ ने जी परिवार की ओर देखा, जो नष्ट कर दिया गया था। पूरे परिवार का विनाश, लाशों और निशानों का विनाश, कार्य कारण संबंध का अस्पष्ट होना, कर्म परिवर्तन के निशान और काले अवशेषों पर दुष्ट देवता की गंध। मो हुआ की भौहें तन गईं। उन्होंने शुरू में सोचा था कि यह अग्नि बुद्ध और पाप साधकों के एक समूह द्वारा किया गया अमानवीय नरसंहार का एक क्रूर कृत्य मात्र है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यहाँ पानी बहुत गहरा हो गया है। परिवार की हवेली का पूरी तरह से निरीक्षण किया गया था, दृश्य और अन्यथा दोनों तरह से। एक बार जब यहाँ सब कुछ हो गया तो जी परिवार का निवास लंबे समय तक रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। इसके बाद मो हुआ ने जाने के लिए गु चांगहुई का पीछा किया। जैसे ही वे प्रवेश द्वार पर पहुंचे, मो हुआ को अचानक कुछ याद आया और उसने अपने स्टोरेज बैग से शराब की एक बोतल निकाली।
हालांकि ये फलों से बनी शराब थी जो कि अनुचित लग रही थी। इसलिए मोहुआ ने अपना सिर उठाया और गु चांगहुआई से पूछा, अंकल गु, क्या आपके पास कोई मजबूत शराब है? गु चांगहुआई आश्चर्यचकित हो गया, उसने सिर हिलाया और कहा, हाँ। फिर बिना कुछ पूछे उसने अपने स्टोरेज बैग से एक उत्तम जेड फ्लास्क निकाला और मोहुआ को दे दिया। शराब की तेज सुगंध हवा में फैल गई। मोहुआ ने जी परिवार के घर के दरवाजे पर तेज शराब की बोतल उड़ेल दी। जी परिवार के सदस्यों की छवियां, जिन्हें पशुधन की तरह मार दिया गया था और दुखद मौतें हो रही थी, उनके शरीर विचित्र रूप से उत्परिवर्तित हो गए थे, उनके दिमाग में उभर आईं। मोहुआ ने मन ही मन कहा, आत्मा को शांति मिले। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि अग्नि बुद्ध आपके अंतिम संस्कार में आपके साथ शामिल होंगे। ... वापस आते समय मोहुआ गाड़ी में बैठा चुप रहा और चिंतन में अपनी भौहें सिकोड़ ली। अग्नि बुद्ध ने पूरे जी परिवार को क्यों मार डाला? उन सबका वध करने के बाद उसने क्या किया? वह काला अवशेष क्या था? इसमें महान जंगल के दुष्ट देवता की आभा क्यों है? इस मामले और महान जंगल का स्वामी होने का दावा करने वाले व्यक्ति के बीच क्या संबंध है? एक बलिदान क्या जी परिवार के साधकों को भेंट के रूप में माना जाता था? क्या अग्नि बुद्ध के अधीन वे पाप साधक महान निर्जन प्रदेश के स्वामी के सेवक हैं? लेकिन इस बलिदान का अनुष्ठान वास्तव में क्या है? और वह रात में खिलने वाले सीरियस के फूल की तरह क्षणभंगुर खसखस जैसा काला और बैंगनी, बेहद बदसूरत लेकिन सड़ता हुआ, भ्रष्ट इच्छाओं में डूबा हुआ स्वर्गीय गुप्त कर्म का प्रभाव जिसे उसने एक बार देखा था, क्या ये भी इस मामले से संबंधित हो सकता है? सबसे अधिक हैरान करने वाली बात थी ताओवादी दानव। मोहुआ ने शुरू में सोचा था कि ताओवादी राक्षस केवल उन अभावग्रस्त स्थानों पर ही उभर सकते हैं जहां निम्न श्रेणी के साधकों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, जिससे निराशा और पाप को जन्म मिलता है। लेकिन अप्रत्याशित रूप से समृद्ध कियानिक्स्यू राज्य सीमा के पास एक ताओवादी दानव के संकेत दिखाई दिए, एक ऐसा स्थान जो ताओ साधना के विद्वानों के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता है। इसके अलावा ऐसा लग रहा था किसी को इसका एहसास नहीं हुआ था। क्या इसका कारण ये था कि कियानिक्स्यू क्षेत्र स्वर्गीय गुप्त गणना से बाहर हो गया था, जिससे कोई भी साधक इसकी भविष्यवाणी करने में सक्षम नहीं था? या फिर क्या ये लालची इच्छाओं के कारण था जो उन्हें आंधा कर रही थी और प्रसिद्धि और धन के प्रति इतने आसक्त थे कि वे इसे देख नहीं पाए? या शायद क्या स्वर्गीय रहस्य अस्पष्ट था? जिस प्रकार ज्वाला के उस समुद्र ने अग्नि बुद्ध के कुछ कार्यों को छुपा दिया था, क्या ताओवादी दानव का मामला भी किसी ने छुपा दिया था? मोहुआ की भौहें कसकर बंद हो गईं। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता, यह उतना ही अजीब लगता और उतनी ही अधिक पहेलियां उसके दिमाग में भर जाती, जिससे उसके विचार पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाते। काफी देर तक सोचने के बाद उसे सिरदर्द होने लगा। इस बार उसकी दिव्य भावना सचमुच कुछ अधिक सक्रिय हो गई थी। मोहुआ ने फिर अपना मन शांत किया, मुलायम कंबल पर लेट गया और गाड़ी के बाहर के दृश्य को देखा, कुछ भी नहीं सोच रहा था। अंततः उत्तर चरण दर चरण सामने आएंगे। अग्नि बुद्ध को कैद करने से शुरुआत करें। उन्होंने जी परिवार के उन दुखद रूप से मृत साधकों से वादा किया था कि वे अग्नि बुद्ध को उनके अंतिम संस्कार में शामिल करेंगे। यद्यपि जी परिवार के सभी साधक मर चुके थे, उनके शरीर और अवशेष आत्माएं गायब हो गईं और अब उन्हें कुछ भी पता नहीं था। लेकिन चूंकि उन्होंने ये कहा था, इसलिए उन्हें इस पर अमल करना आवश्यक था। मोहुआ ने थोड़ा सिर हिलाया, उसकी आंखें दृढ़ थीं। दूसरी ओर गु चांगहुआई भी चुपचाप मोहुआ को देख रहा था। मोहुआ को साथ लाना एक आवश्यकता के कारण लिया गया निर्णय था, लेकिन उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि मोहुआ को वास्तव में कुछ सुराग मिल गए थे, जो कि वह एक दावकोट कैनन भी नहीं पा सका था। ये बच्चा, क्या यह उसकी छोटी उम्र और बच्चे के हृदय की पवित्रता के कारण था कि उसके विचार सामान्य लोगों से भिन्न थे? या फिर वह स्वाभाविक रूप से कुशाग्र बुद्धि, सूक्ष्म मन और तीव्र दिव्य ज्ञान वाला था? या शायद इसका कारण कुछ और था? गु चांगहुई के दिल में कई संदेह थे। उसे एहसास हुआ कि अब वह मोहुआ को एक साधारण 10 साल के बच्चे की तरह नहीं देख सकता। यूएर के मामले में भी यही बात सत्य थी। यद्यपि यह स्वीकार करने में संकोच हो रहा है, फिर भी यह बालक सचमुच कुछ अज्ञात रहस्यों को देख सकता है जिन्हें सामान्य साधक नहीं देख सकते। चूंकि मामला ऐसा ही था, गु चांगहुआई की पतली उंगलियों ने धीरे से मेज पर टैप किया और एक पल के लिए विचार करने के बाद उसने धीरे धीरे अपने दिल में एक योजना बनाई। ... जैसे जैसे शाम होने लगी, सूरज डूबने लगा।
जब गोधूली बेला छाने लगी तो सूर्यास्त बिखरी हुई स्याही की तरह था, जिसने आकाश को असंख्य रंगों से रंग दिया था। मुँह हुआ और कंपनी अंततः गु निवास पर लौट आए। वेनरेन वान प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रही थी, ये देखकर कि मुँह हुआ थकी हुई लग रही थी, लेकिन उसके अंग और शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। वह शांत हो गई। बाद में उसने गु चांगहुई को डांटा, इतनी देर क्यों? मुँह हुआ की छुट्टी सिर्फ 2 दिन की है, कल उसकी कक्षाएं और साधना अभ्यास है। अगर उसकी पढ़ाई में देरी हो गई तो क्या होगा? एक वयस्क होने के बावजूद आप में अभी भी निर्णय लेने की क्षमता का अभाव कैसे हो सकता है? गु चांगहुआई ने असहाय भाव से आह भरी। जब वह बच्चा था और अपनी चचेरी बहन के घर पर रहता था, तब से उसे अक्सर उसकी चचेरी बहन से डांट पड़ती थी। अब 100 वर्ष से अधिक आयु होने के कारण, एक स्वर्ण कोर महान साधक, एक दाव कोर्ट न्यायालय अधिकारी होने के कारण वह अभी भी इससे बच नहीं सका। मुँह हुआ ने उसके लिए बहाने बनाने की कोशिश की। आंटी वान, यह मेरी गलती है, मैंने बहुत ज्यादा खिलवाड़ किया, जिसके कारण हमें देर हो गई। मुँह हुआ क्षमाप्रार्थी दिख रहा था। वेनरेन वान ने मुँह हुआ के कंधे पर थपथपाया, ये तुम्हारी गलती नहीं है। फिर उसने गु चांगहुआई की ओर फिर से देखा, देखो, मुँह हुआ जैसा बच्चा तुमसे बेहतर जानता है। गु चांगहुई के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान दिखाई दी। मुँह हुआ ने असहाय महसूस किया और उसे मैं आपकी मदद नहीं कर सकता वाला भाव दिया। चाची वान ने केवल अंकल गु को फटकार लगाने के लिए पकड़ा और वह सहायता नहीं कर सके। इसके बाद समूह ने एक साथ भोजन किया। वेनरेन वान ने कई स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए थे और मुँह हुआ और यू एर दोनों ने खुशी से खाया, जबकि गु चांगहुआई उदास होकर एक तरफ बैठ गया। रात का खाना खाने के बाद देर हो रही थी और वेनरेन वान ने व्यक्तिगत रूप से दोनों बच्चों को ताइक्सू गेट पर वापस भेजने का फैसला किया। गु चांगहुई ने कहा, बहन, मुझे ये करने दो। वेनरेन वान ने गु चांगहुआई को देखा और नर्म स्वर में कहा, आप आराम करें, दावकोर्ट का काम बहुत व्यस्त है, अपने आप पर अधिक काम न करें। चांगहुआई आश्चर्यचकित रह गया, उसके दिल में गर्माहट फैल गई, हालांकि उसके चेहरे के भावों से यह बताना मुश्किल था। वेनरेन वान ने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया। यू एर को पकड़कर वह पहले गाड़ी की ओर बढ़ी। पेट भर खाकर मुँह हुआ भी संतुष्ट होकर गाड़ी के पीछे चला गया। मुँह हुआ, गु चांगहुई अचानक बोले। मुँह हुआ कुछ उलझन में पड़ गया और गु चांगहुआई की ओर देखने लगा। गु चांगहुआई एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर एक टोकन निकाला और मुँह हुआ को सौंप दिया। ये टोकन सफेद जैद से बना था, जो पूरी तरह चमकदार था, लेकिन उस पर कोई निशान नहीं था, जिससे इसका उद्देश्य एक रहस्य बना हुआ था। मुँह हुआ ने संदेह से टोकन प्राप्त किया, उसे संक्षेप में जांचा और उसका दिल धड़क उठा। अंकल गु, ये है पत्र टोकन। गु चांगहुआई कुछ अनिच्छुक लग रहे थे जब उन्होंने धीरे से कहा, यदि भविष्य में कुछ भी हो तो मुझे संदेश भेजने के लिए इस जेड टोकन का उपयोग करें। लेकिन इस टोकन की कुछ सीमाएं हैं। ये बहुत दूर नहीं हो सकता। अगर हम एक ही राज्य की सीमा में नहीं हैं, तो मुझे आपके संदेश नहीं मिलेंगे। जब मैं कभी कभी आधिकारिक ड्यूटी पर होता हूं, तो मैं लेटर टोकन साथ नहीं रख सकता, इसलिए मुझे आपके द्वारा भेजी गई कोई भी चीज प्राप्त नहीं होगी। इसका उपयोग करते समय भी सावधान रहें, इसे खोएं या क्षतिग्रस्त न करें। हालांकि यह सिर्फ एक द्वितीय श्रेणी का लेटर टोकन है, इसे प्राप्त करना आसान नहीं है, विशेष रूप से दावकोर्ट कैनन से विशेष रूप से बनाए गए, अच्छी गोपनीयता के साथ स्पिरिट स्टोन्स के साथ भी खरीदने के लिए कोई जगह नहीं है। गु चांगहुआई का चेहरा सख्त था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुँह हुआ को इन सावधानियों के बारे में सावधानी के साथ बताया। मुँह हुआ ने जेड टोकन ले लिया, वह बहुत खुश हुआ। पत्र टोकन, यह एक पुनर्तः कार्यात्मक लेटर टोकन था। मुँह हुआ की आंखें चमक रही थीं। मुँह हुआ की निगाह देखकर गु चांगहुई को अचानक थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। उसे अचानक लगा कि शायद उसे ये लेटर टोकन मुँह हुआ को नहीं देना चाहिए था, और यह भावना बहुत प्रबल थी। पसंद करना, एक बड़े भूरे भेड़िए को खिलाने के लिए एक छोटे सफेद खरगोश का उपयोग करना, यह एक दावकोर्ट कैनन के रूप में उनका अंतर्ज्ञान था। लेकिन वह तो पहले ही दे दिया गया था, वह उसे वापस तो नहीं ले सकता था, है न? क्या ये शर्मनाक नहीं होगा? गु चांगहुआई ने भौहें चढ़ाईं। उस क्षण मुँह हुआ ने गु चांगहुआई के विचारों को भांप लिया और एक तेज आवाज के साथ बिजली की गड़गड़ाहट के खिलाफ कानों को बंद करने की गति के साथ एक धुंधलापन पैदा करते हुए उसने लेटर टोकन को दूर रख दिया। ये गु चांगहुआई को प्रतिक्रिया करने का समय दिए बिना पुनर्विचार करने की तो बात ही छोड़ दे, मुँह हुआ के स्टोरेज बैग में प्रवेश कर गया।
धन्यवाद अंकल गु, मो हुआ ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। गु चांगहुआई एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और कठोर भाव अपनाते हुए कहा, विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। गाड़ी के अंदर वेनरेन वान ने यह दृश्य देखा और कुछ आश्चर्यचकित हुआ। उसकी यह चचेरी बहन, जिसे उसने बड़ा होते देखा था, थोड़ी एकांतप्रिय और घमंडी थी तथा बहुत कम ही बातचीत करती थी। लेकिन अप्रत्याशित रूप से अब मो हुआ के साथ उसके संबंध अच्छे लगने लगे। यहाँ तक कि मो हुआ को उपहार देने की बात भी कही गई। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज पश्चिम से उगाया हो। ऐसा लग रहा था कि उसका निर्णय सही था। वेनरेन वान को अपने दिल में आश्वस्त महसूस हुआ। मो हुआ ने लेटर टोकन जेब में रख लिया और गु चांगहुआई को विदाई दी और फिर गु परिवार की गाड़ी में सवार होकर वेनरेन वान और यू एर के साथ ताइक्सू गेट तक वापस आ गया। अंधेरा गहराता जा रहा था। गाड़ी सड़क पर चल रही थी, जिसके चारों ओर घने काले पर्दे लगे हुए थे तथा उन पर धुंधली पीली रोशनी के धब्बे थे। वहां शांति और सुकून था। घोड़े के खुरों की क्लिप 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 ध्वनि के साथ गाड़ी आगे बढ़ती रही। मो हुआ कल से ही लुवान माउंटेन सिटी के ताओवादी जेल से लेकर जी परिवार के खंडहरों तक दौड़ रहा था और मुश्किल से आराम कर रहा था। अब चाची वान के साथ आराम महसूस करते हुए थकान ने उसे जल्दी ही घेर लिया। मो हुआ की पलकें एक हारी हुई लड़ाई लड़ रही थीं और उन्होंने जल्द ही धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और चुपचाप सो गए। उसकी सांसें एक समान थीं, उसकी गहरी पलकें उसके कोमल गालों पर पड़ रही थीं, जो मासूमियत से प्यारी लग रही थीं, लैंप की रोशनी में एक बेहद लुभावनी तस्वीर बना रही थीं। वेनरेन वान ने एक नज़र डाली और आश्चर्यचकित रह गया। मो हुआ वास्तव में सुंदर थी। शुद्ध आभा और कोमल आंखों के साथ उनके मिश्रित गुणों ने स्वाभाविक रूप से एक पारभासी जैद जैसी सुंदरता का निर्माण किया। वह अभी भी युवा था, उसके चेहरे पर अभी भी युवा भोलेपन के निशान थे, वह मनमोहक लग रहा था। यदि वह बड़ा हुआ तो निश्चित रूप से बहुत सुंदर होगा। बस यह नहीं पता था कि भविष्य में कौन सी युवती इतनी भाग्यशाली होगी। वेनरेन वान ने हल्के से मुस्कुराकर अपने मन में चंचल विचार करते हुए फिर धीरे से मो हुआ को कंबल से ढक दिया। जब मो हुआ जागा तो वह पहले ही ताइक्सू गेट पर पहुंच चुका था। उन्होंने वेनरेन वान को विदाई दी और यू एर का हाथ पकड़कर ताइक्सू गेट के पहाड़ी द्वार में चले गए। यू एर अपनी मां को छोड़ने के लिए कुछ हद तक अनिच्छुक थी, हर कुछ कदम पर पीछे मुड़कर देख रही थी, उसकी आंखें नम थीं। वेनरेन वान को भी अनिच्छा महसूस हुई, लेकिन फिर भी उसने धीरे से अपना हाथ हिलाया। ताइक्सू पर्वत की तलहटी में ठंडी रात की हवा चलने लगी। वेनरेन वान रात में पहाड़ की तलहटी में अकेले खड़े होकर देख रहे थे कि मो हुआ यू एर को चमकदार रोशनी वाले ताइक्सू गेट में ले जा रहा है। ... संप्रदाय में वापस आने के बाद दिन सामान्य रूप से चलते रहे। मो हुआ हर दिन अपनी साधना का अभ्यास करता था और उसकी साधना धीरे धीरे बढ़ रही थी। धीरे धीरे उनकी संरचनाओं में दक्षता बढ़ती गई और जब उसके पास खाली समय होता तो वह अंकल गु द्वारा दिए गए लेटर टोकन पर विचार करने लगता। यह उनका इस तरह के लेटर टोकन का प्रयोग करने का पहला अवसर था। ताइक्सू टोकन भी संदेश भेज सकता था, लेकिन उसके कार्य बहुत अधिक थे और आंतरिक संरचना इतनी जटिल थी कि वह उसे समझ नहीं पाया। उनके हाथ में जो लेटर टोकन था, उसके विपरीत वह सरल और सीधा था। संदेश भेजते समय मो हुआ चुंबकीय स्याही के उद्भव, अनिश्चित चुंबकीय पैटर्न के परिवर्तन तथा द्वितीयक थंडर पैटर्न की हल्की अनुभूति को भी महसूस कर सकता था। लेटर टोकन का गठन तर्क सामान्य बीकन फायर युआन मैग्नेट फॉर्मेशन पर आधारित था, लेकिन यह अधिक जटिल था। इस संरचना को समझने और अग्नि बुद्ध के समाचार के बारे में पूछताछ करने के प्रयास में मो हुआ, जब भी उसके पास समय होता, गु चांगहुआई को संदेश भेजने का प्रयास करता। अंकल गु चांगहुआई ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद मो हुआ ने एक और संदेश भेजा, अंकल गु चांगहुई ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। क्या लेटर टोकन टूट गया है? क्या तुम्हें यह नहीं मिला? मो हुआ ने संदेश भेजना जारी रखने से पहले मन ही मन सोचा। अंकल गु, क्या आप मौजूद हैं? शायद अब और अधिक झुंझलाहट सहन न कर पाने के कारण दूसरी ओर मौजूद व्यक्ति ने अंततः उत्तर दिया, यहाँ नहीं। मो हुआ, यदि आप यहाँ नहीं हैं तो मुझे जवाब कौन दे रहा है? गु चांगहुआई काफी चिढ़े हुए लग रहे थे और थोड़ी देर बाद वह शांत हुए और पूछा, यह क्या है? मो हुआ, वह काला अवशेष। क्या तुम्हें कुछ मिला? अभी नहीं, इतनी जल्दी नहीं। फ्लावर जेंटलमैन, लेटर टोकन के बारे में क्या इसके बारे में कोई जानकारी है? नहीं।
गु चांगहुआई ने अपना जवाब आधा ही भेजा था कि अचानक वह हिचकिचाया। आपको कैसे पता चला कि यह एक लेटर टोकन था? मो हुआ, मैं एक नज़र में ही बता सकता हूँ। जिस दिन फ्लावर जेंटलमैन की ताओवादी जेल में मृत्यु हुई, अंकल गू ने फ्लावर जेंटलमैन के स्टोरेज बैग की तलाशी ली थी। मो हुआ उसे ध्यान से देख रहा था और उसने देखा कि जब वह जेड स्लिप को पलटता था तो उसके चेहरे के भाव बदल जाते थे, इसलिए उसने अनुमान लगाया कि जेड स्लिप में कुछ गड़बड़ है। मो हुआ को संदेह था कि यह एक लेटर टोकन था। शुरू में तो उन्हें पूरा यकीन नहीं था, लेकिन अब अंकल गू के स्वर को देखकर उन्हें यकीन हो गया। गू चांगहुई थोड़ा हताश थे। क्या आप कोई बेहतर बहाना नहीं ढूंढ सकते? आप हर दिन एक नज़र में बता सकते हैं। क्या आपकी 3 आंखें हैं? मो हुआ ने जवाब में संदेश भेजा, ये मामूली बातें हैं, इसकी चिंता मत करो। फिर मो हुआ ने जल्दी से विषय बदल दिया, अंकल गू, क्या लेटर टोकन में कोई सुराग है? मैं आपको यह नहीं बता सकता। तो फिर कुछ नहीं। गू चांगहुआई ने असहाय होकर कहा, आप इतना आश्वस्त क्यों हैं कि ऐसा नहीं है? मैंने अनुमान लगाया, लेकिन मुझे यकीन है कि ऐसा नहीं है। इस पर लिखा संदेश मिटा दिया गया होगा। मो हुआ को इसका अनुभव था। यदि इसे स्वयं फ्लावर जेंटलमैन द्वारा नहीं मिटाया गया था, तो हो सकता है कि ये दाव कोर्ट में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया अंदरूनी काम हो। लेकिन इसे निश्चित रूप से मिटा दिया गया। उसके पास एक लेटर टोकन था जिसका संदेश मिटा दिया गया था। यह उस आदमी से आया था जो गंजा था लेकिन विग पहनता था, और उसके सिर पर 4 प्रतीकों वाला बाज पंजा संरचना थी, जिसे बाल्ड ईगल के नाम से जाना जाता था। मो हुआ हमेशा से इस लेटर टोकन पर मिटाए गए पाठ को पुनः स्थापित करना चाहता था। लेकिन अब युआन मैग्नेटिक फॉर्मेशन तक उसकी पहुंच सीमित थी और उसके कौशल में भी कमी थी। वह केवल अनसीलिंग या डिक्रिप्टिंग के साथ ही अपना भाग्य आजमा सकता था। वह अभी भी पाठ को पुनः प्राप्त करने के लिए चुंबकीय पैटर्न को पुनर्स्थापित नहीं कर सका। पुनर्स्थापना बहुत अधिक जटिल थी। मो हुआ को अभी भी इसका पता नहीं चला था। दाव कोर्ट कार्यालय में काम करते समय गू चांगहुआई ने आह भरी। उसने चारों ओर देखा और हमेशा ऐसा महसूस किया जैसे मो हुआ ने पास में ही कोई निगरानी दल बना रखा है, जो उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। या शायद ये बच्चा भगवान की तरह भविष्यवाणी और भविष्यवाणी कर सकता है। गू चांगहुई ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। हाँ, इसे मिटा दिया गया था। मो हुआ ने तुरंत पूछा, क्या इसे बहाल किया जा सकता है? निश्चित नहीं, लेकिन बहाल करना असंभव भी नहीं। क्या इसका मतलब यह है कि दाव कोर्ट कार्यालय में लेटर टोकन को बहाल करने का कोई तरीका है? क्या लेटर टोकन को पुनः स्थापित करने की कोई विधि है? इसे कैसे बहाल किया जा सकता है? मो हुआ ने गंभीरता से पूछा। गू चांगहुआई ने सतर्कता से कहा, आप क्यों पूछ रहे हैं? मो हुआ ने चुंबकीय स्याही का उपयोग करके एक स्माइली चेहरे की छवि बनाई, मैं उत्सुक हूं। गू चांगहुई, मैं फॉर्मेशन मास्टर नहीं हूं। इसका मतलब यह है कि उन्हें यह नहीं पता था कि इसे कैसे बहाल किया जाए। मो हुआ को थोड़ी निराशा हुई, लेकिन फिर उसने पूछा, तो फिर आप लोग लेटर टोकन को पुनर्स्थापित करने के लिए किसे नियुक्त करते हैं? गू चांगहुआई ने अभी जवाब नहीं दिया था कि मो हुआ को अचानक याद आया। स्वर्ग शु मंडप। गू चांगहुआई चौंक गया। मो हुआ, ठीक। गू चांगहुआई, तुम्हें कैसे पता चला? मो हुआ ने एक क्षण सोचा और उत्तर दिया, मैंने इसे संप्रदाय में सीखा है। युआन चुंबकीय संरचना एक गुप्त संरचना है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे सामान्य संरचना मास्टर्स सीखेंगे। दाव कोर्ट द्वारा नियुक्त बाहरी फॉर्मेशन मास्टर्स को मूल युआन चुंबकीय संरचना का ज्ञान हो सकता है, लेकिन वे संभवतः ये नहीं जानते होंगे कि चुंबकीय पैटर्न को कैसे पुनर्स्थापित किया जाए। क्योंकि लेटर टोकन को पुनर्स्थापित करने में जटिल निर्माण सिद्धांत शामिल होते हैं। अभी तक तो उसे इसमें महारत भी नहीं मिली थी। मो हुआ ने मन ही मन बुदबुदाया और फिर संदेश भेजना जारी रखा। स्वर्ग शु मंडप के लिए बाहर से फॉर्मेशन मास्टर्स को काम पर रखा गया था, लेकिन इसे पुनर्स्थापित नहीं किया जा सका, इसलिए हमें ताओवादी न्यायालय के केंद्रीय स्वर्ग शु मंडप को खोजना पड़ा। हेवन शु पवेलियन केंद्रीय ताओवादी न्यायालय से संबद्ध है और फॉर्मेशन मास्टर मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार है। ये फॉर्मेशन अध्ययन में समृद्ध है और इसमें अनगिनत महान फॉर्मेशन मास्टर्स हैं, जो निश्चित रूप से लेटर टोकन को पुनर्स्थापित करने में सक्षम हैं। मो हुआ ने तार्किक और धारा प्रवाह बात कही। गू चांगहुई अभिव्यक्तिहीन थे। वह ये स्वीकार नहीं करना चाहता था कि उसके सभी कार्यों का मो हुआ ने अनुमान लगा लिया था। लेकिन सच्चाई ये थी कि मो हुआ ने सब कुछ सही अनुमान लगाया था और उसने जो कुछ कहा वह सच था।
वास्तव में एक मामूली धार्मिक ठग कलाकार की तरह। गु चांगहुआई, मान लो। मो हुआ ने उत्सुकता से पूछा, क्या इसे सचमुच बहाल किया जा सकता है? गु चांगहुआई, कहना मुश्किल है। मो हुआ ने एक अवाक सा छोटा सा चेहरा बनाया। गु चांगहुआई ने असहाय महसूस करते हुए आह भरी और समझाया, लेटर टोकन को पुनर्स्थापित करना काफी परेशानी भरा है। वास्तव में इसे हेवन शू पवेलियन द्वारा ही संभाला जाना है। केंद्रीय ताओवादी न्यायालय के स्वर्ग शू मंडप में मेरा एक पुराना मित्र है, इसलिए मैंने उसे लेटर टोकन सौंप दिया। मो हुआ ने कहा, अंकल गु, आपके पास अभी भी पुराने दोस्त हैं। इतना बुरा स्वभाव, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं, फिर भी पुराने दोस्त हैं। गु चांगहुआई को गुस्सा आया और उन्होंने संदेश भेजा, क्या आप अभी भी जानना चाहते हैं? ओह, मो हुआ ने जल्दी से अपना व्यवहार संभाला। गु चांगहुआई ने अपने विचारों को इकट्ठा किया और आगे कहा, मैंने फ्लावर जेंटलमैन का पत्र टोकन स्वर्ग शू मंडप को सौंप दिया, किसी से इसे पुनर्स्थापित करने के लिए कहा। लेकिन ये प्रक्रिया लंबी, महंगी है तथा आवेदन प्रक्रिया जटिल है। युआन चुंबकीय संरचनाएं अपेक्षाकृत अस्पष्ट हैं, सभी संरचना मास्टर्स इसमें कुशल नहीं हैं। और वे फॉर्मेशन मास्टर्स जो वास्तव में एक लेटर टोकन को पुनर्स्थापित कर सकते हैं, वे सभी प्रमुख महान फॉर्मेशन मास्टर्स हैं, जिनकी स्थिति बहुत प्रतिष्ठित है और समय भी सीमित है, जो ताओवादी न्यायालय के लिए दूसरे दर्जे के मामले को संभालने के लिए इतने छोटे लेटर टोकन को पुनर्स्थापित करने के लिए शायद ही उपलब्ध हों। इसके अलावा ताओवादी न्यायालय के अधिकारी स्थिति के संदर्भ में, अधिकार के संदर्भ में ताओवादी न्यायालय के अधीनस्थ हैं, यहां तक कि 5वीं श्रेणी के ताओवादी न्यायालय के अधिकारी भी तियान शू मंडप के भीतर 7 सितारा मंडप में से किसी एक से भी कम प्रतिष्ठित हैं। वे मदद करने के लिए तैयार हैं या नहीं, यह उनके समय, उनकी मनोदशा और उनके स्वभाव पर निर्भर करता है। गु चांगहुआई ने अप्रसन्नता से कहा, फॉर्मेशन मास्टर्स वास्तव में दिखावा कर रहे हैं। मो हुआ ने कहा, मैं भी एक फॉर्मेशन मास्टर हूं और मैं दिखावा नहीं करता। गु चांगहुआई ने तिरस्कार से नीचे देखा, आप तो दूसरे दर्जे के फॉर्मेशन मास्टर भी नहीं हैं, है ना? मुझ में द्वितीय श्रेणी के छात्र जितनी क्षमता है, बस अभी तक मेरा मूल्यांकन नहीं हुआ है। ओह, गु चांगहुआई ने अनिर्णित भाव से कहा, हर अप्रमाणित फॉर्मेशन मास्टर यही कहता है। मो हुआ ने ठंडी सांस ली और अंकल गु को इस फॉर्मेशन अनपढ़ के बारे में न बताने का निर्णय लिया। मो हुआ ने कहा, अगर स्वर्ग शू मंडप इस लेटर टोकन को पुनर्स्थापित नहीं करना चाहता है तो मुझे कोशिश करने दीजिए। गु चांगहुआई दूसरी तरफ बहुत देर तक रुका रहा, कोई जवाब नहीं आया। पता नहीं कितनी देर बाद उन्होंने एक शब्द में उत्तर दिया, आप। मो हुआ को गहरा संदेह हुआ। वह कुछ हद तक आश्वस्त नहीं था। गरीबी के कारण युवाओं को कम मत आंकिए। यद्यपि वह अभी तक ये नहीं जानता था कि यह कैसे करना है, परंतु उसने पहले ही चुंबकीय पैटर्न को खोलना और डिक्रिप्ट करना सीख लिया था, तथा चुंबकीय पैटर्न को पुनः बहाल करना केवल समय की बात थी। उसे बस खुद थोड़ा और अध्ययन करने की जरूरत थी। मो हुआ ने ठंडी सांस ली। एक बार जब उन्होंने सही मायने में चुंबकीय पैटर्न को पुनर्स्थापित करना सीख लिया, तो अंकल गु को संभवतः अपने मूड पर ध्यान देना होगा। वह एक सुपरवाइजर था जो हर दिन मामलों से निपटता था। देर सवेर उसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता था जिसमें लेटर टोकन की बहाली की आवश्यकता होती थी, तब तक वह निश्चित रूप से मदद मांगने आता था। अंकल गु द्वारा मदद मांगने के बारे में सोचकर मो हुआ को थोड़ा विजयी महसूस हुआ। लेकिन अभी चूंकि उन्हें नहीं पता था कि यह कैसे करना है, इसलिए उन्हें अभी भी कम प्रोफाइल रखने की आवश्यकता थी। मो हुआ, मैं इसे सीख रहा हूं। गु चांगहुआई को समझ नहीं आया कि क्या कहें, इसलिए उन्होंने फिर से अनिर्णायक ढंग से उत्तर दिया, ठीक है, जब सीख जाओ तब बात करना। मैं व्यस्त हूं, अब मुझे परेशान मत करो। गु चांगहुआई ने बोलना समाप्त किया और 2 और पंक्तियां जोड़ी। मुझसे तभी संपर्क करें जब यह अत्यावश्यक हो। ये लेटर टोकन आपके चैट करने के लिए नहीं है। उसके बाद गु चांगहुआई बातचीत से गायब हो गया। मो हुआ हैरान था। वह गंभीर मामलों पर चर्चा कर रहे थे। अधिक से अधिक, वह बस थोड़ा बातूनी था। अग्नि बुद्ध के बारे में सुराग पाने से अधिक गंभीर बात और क्या हो सकती है? यदि यह नहीं तो वे और किस विषय पर बात कर सकते हैं? मो हुआ ने अपना सिर हिलाया। अंकल गु क्या आदमी है, कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना अलोकप्रिय है। कोई भी उसके साथ खेलना नहीं चाहता। ये केवल इसलिए है क्योंकि मैं दयालु हूं, इसलिए मुझे उसके बुरे स्वभाव से कोई परेशानी नहीं है। हालांकि मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे नीची नज़र से भी नहीं देखा जा सकता।
मो हुआ ने अन्य मामलों को फिलहाल अलग रखने का निर्णय लिया और पहले लेटर टोकन को पुनर्स्थापित करने का तरीका सीखने का निर्णय लिया। व्यक्ति को स्वयं के लिए खड़ा होना चाहिए। अंततः वह अंकल गू को कुछ रंग दिखाएगा। और अंकल गू ने यह भी कहा था कि इस तरह का चुंबकीय पैटर्न पुनर्स्थापन केवल स्वर्ग शू मंडप से महान गठन मास्टर्स ही कर सकते हैं। केवल महान गठन मास्टर्स। तो फिर उसे भी यह सीखना होगा। भविष्य में एक महान फॉर्मेशन मास्टर बनने के लिए। मो हुआ ने सिर हिलाया, फिर मैरिज स्क्रॉल और कुछ युआन चुंबकीय संरचना पुस्तकों को पलटना शुरू कर दिया तथा लेटर टोकन में चुंबकीय पैटर्न पुनर्स्थापना के सिद्धांतों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। वह युआन चुंबकीय संरचनाओं के बारे में अपनी समझ को और गहरा करना चाहते थे, जो कि सील खोलने और डिक्रिप्ट करने के ज्ञान पर आधारित थी, तथा संरचना सिद्धांतों के अधिक गहन अनुप्रयोगों को समझना चाहते थे। आप लेटर टोकन को कैसे पुनर्स्थापित करते हैं? कई दिनों के अन्वेषण और अनेक फॉर्मेशन पुस्तकों की समीक्षा के बाद तथा बीकन फायर युआन मैग्नेट फॉर्मेशन की अपनी समझ के साथ मो हुआ के पास कुछ विचार थे। लेटर टोकन को पुनर्स्थापित करना युआन मैग्नेटिक लेटर ट्रांसफर के सिद्धांत पर आधारित था। साधारण जेड स्लिप्स में युआन चुंबकीय संरचना एक एकल संरचना थी, हालांकि लेटर टोकन में शामिल युआन चुंबकीय संरचना एक मिश्रित संरचना थी। मिश्रित युआन चुंबकीय संरचना को विभिन्न युआन चुंबकीय संरचनाओं के बीच चुंबकीय पैटर्न के हस्तांतरण और संदेशों के संवहन को नियंत्रित करने के लिए संरचना धुरी की आवश्यकता थी। अपने हाथ में रखे लेटर टोकन से मो हुआ को पता चला, यदि वह अंकल गू को संदेश भेजना चाहता था तो उसे पहले अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग करके चुंबकीय स्याही में हेरफेर करना था और पाठ को प्रकट करना था। जैसे ही पाठ प्रकट होता और चुंबकीय स्याही बदलती तो इससे अनिर्धारित चुंबकीय पैटर्न में भी परिवर्तन हो जाता। इन अनिर्धारित चुंबकीय पैटर्न को फिर सूक्ष्म द्वितीयक थंडर पैटर्न के माध्यम से निश्चित चुंबकीय पैटर्न तक पहुंचाया जाएगा। स्थिर चुंबकीय पैटर्न के भीतर संरचना धुरी का नियंत्रण और चुंबकीय पैटर्न की संवेदन इन पैटर्न परिवर्तनों को उसी यौगिक संरचना के भीतर एक अन्य अक्षर टोकन तक पहुंचाएगा, जो अंकल गू से संबंधित होगा और जो उनके अक्षर टोकन में अंतर्निहित स्थिर चुंबकीय पैटर्न होगा। इसके बाद अंकल गू के लेटर टोकन को अंतर्निहित फिक्स्ड मैग्नेटिक पैटर्न के माध्यम से संवेदन प्राप्त होगा। फिर सेकेंडरी थंडर पैटर्न, अनफिक्स्ड मैग्नेटिक पैटर्न, मैग्नेटिक इंक और टेक्स्ट की प्रक्रियाओं के माध्यम से ये संवेदन टेक्स्ट के रूप में प्रकट होगा। संपूर्ण प्रक्रिया एक अक्षर टोकन में पाठ्य सूचना को सतह से कोर तक चुंबकीय स्याही, अनिर्धारित चुंबकीय पैटर्न, द्वितीयक थंडर पैटर्न, निश्चित चुंबकीय पैटर्न और संरचना पिवट संवेदन के माध्यम से क्रमिक रूप से दूसरे अक्षर टोकन तक प्रेषित करना था। अन्य अक्षर चिन्ह मूल से सतह तक अंतर्निहित स्थिर चुंबकीय पैटर्न, द्वितीयक थंडर पैटर्न, अनिश्चित चुंबकीय पैटर्न चुंबकीय स्याही के माध्यम से अंततः पाठ के रूप में प्रकट हुए। जब इसे एक साथ रखा गया तो ये यौगिक युआन चुंबकीय संरचना का एक पूर्ण जटिल चक्र था। मो हुआ ने आह भरी। ये ऐसी चीजें नहीं थीं जिन्हें वह अभी सीख सकता था। अपनी दिव्य संवेदना के वर्तमान स्तर के साथ वह इस प्रकार की मिश्रित युआन चुंबकीय संरचना विधि नहीं सीख सकता था, कम से कम तब तक नहीं जब तक वह 17 पैटर्न फाउंडेशन स्थापना अंतिम चरण तक नहीं पहुंच गया। सौभाग्य से लेटर टोकन के पाठ को पुनर्स्थापित करने के लिए कंपाउंड फॉर्मेशन में युआन मैग्नेटिक सेंसिंग के पूरे सेट में महारत हासिल करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, केवल युआन मैग्नेटिक ट्रांसमिशन के अंतिम खंड को रोकना था। एक बार पाठ प्रेषित हो जाने के बाद पूरी प्रक्रिया तय हो गई। पाठ को मिटाने से केवल अंतिम चुंबकीय स्याही मिट जाती है और अनिर्धारित चुंबकीय पैटर्न बदल जाता है, अन्य प्रक्रियाएं नहीं बदलती। स्थिर चुंबकीय पैटर्न अपरिवर्तनीय थे। चुंबकीय प्रवाह द्वितीयक थंडर प्रवाह था, जो द्वितीयक थंडर पैटर्न के भीतर युआन चुंबकीय प्रवाह का अव्यक्त स्थिर अवशेष था। इस प्रकार केवल लेटर टोकन के भीतर स्थिर चुंबकीय पैटर्न का पुनर्निर्माण करना आवश्यक था। साथ ही गणना का उपयोग करते हुए उन्होंने चुंबकीय प्रवाह द्वारा छोड़े गए निशानों को द्वितीयक थंडर पैटर्न के रूप में देखा और रिकॉर्ड किया। स्थिर चुंबकीय पैटर्न और द्वितीयक थंडर पैटर्न के साथ अस्थायी चुंबकीय पैटर्न का अनुकरण करना संभव था। एक बार जब अनिर्धारित चुंबकीय पैटर्न निर्धारित हो गए तो उन्हें चुंबकीय स्याही का उपयोग करके पाठ में पुनर्स्थापित किया जा सकता था। मो हुआ ने सिर हिलाया। ये पूरा फॉर्मेशन लॉजिक उन्होंने खुद ही तैयार किया था। इसमें कुछ खामियां हो सकती हैं, लेकिन कुल मिलाकर कोई बड़ी गलती नहीं होनी चाहिए। एक बार जब लेटर टोकन का उपयोग किया गया तो यह अनिवार्य रूप से चुंबकीय प्रवाह उत्पन्न करता था तथा द्वितीयक थंडर पैटर्न के निशान छोड़ता था।
ऐसे द्वितीयक वज्र पैटर्न धुंधले और अस्पष्ट थे जो सामान्य साधकों के लिए अदृश्य थे। अपनी दिव्य अनुभूति को बढ़ाने के लिए स्वर्गीय गुप्त गणना को एकीकृत करके वह द्वितीयक थंडर पैटर्न के इन छिपे हुए निशानों का निरीक्षण कर सकता था। वर्तमान में एकमात्र मुद्दा वास्तव में फिक्स्ड मैग्नेटिक पैटर्न था। मोहुआ को एहसास हुआ कि विभिन्न अक्षर टोकनों में निश्चित चुंबकीय पैटर्न वास्तव में अलग अलग थे। यह ऐसी बात थी जिसका उससे पहले एहसास नहीं था। गु चांगहुआई द्वारा भेजे गए लेटर टोकन को नष्ट करने के बाद ही मोहुआ को वास्तव में समझ में आया। अपने हाथ में लेटर टोकन को देखते हुए, जो अब 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया था, अंतर्निहित फिक्स्ड फॉर्मेशन पैटर्न को उजागर कर रहा था, लेकिन उसकी अशिष्ट तकनीक के कारण थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया था। जेड टोकन पर कुछ दरारें के साथ ये पहले से ही लेटर टोकन का युद्ध क्षतिग्रस्त संस्करण था और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन आभर गया। संरचना का अध्ययन करने के लिए मोहुआ ने अनिच्छा से अंकल गु द्वारा दिए गए लेटर टोकन को नष्ट कर दिया। उनके पास युआन चुंबकीय अक्षर निर्माण सिद्धांत से जुड़े 3 टोकन थे। ताइक्सु गेट से ताइक्सु टोकन वह निश्चित रूप से विघटित नहीं कर सका। यदि वह ऐसा करना भी चाहता तो भी उसमें योग्यता नहीं थी। बाल्ड ईगल के लेटर टोकन को भी फिलहाल नष्ट नहीं किया जा सका। हो सकता है कि अंदर कोई राज छिपा हो। अगर उसे तोड़ते समय उसे नुकसान पहुंचा तो राज खो जाएंगे। इसलिए बहुत विचार करने के बाद वह केवल अंकल गु द्वारा भेजे गए लेटर टोकन को ही नष्ट कर सका। यदि नष्ट हो गया तो अधिक से अधिक वह अंकल गु से माफी मांगेगा, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं होगा। इस करके सीखने के माध्यम से मोहुआ ने वास्तव में अंदर के कुछ गठन तर्क को समझा। उन्होंने ये भी महसूस किया कि यदि वे पार्ट को पुनः बनाने के लिए चुंबकीय पैटर्न को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं तो वर्तमान में सबसे बड़ी बाधा स्थिर चुंबकीय पैटर्न है। क्योंकि मोहुआ को पता चला कि वह लेटर टोकन के भीतर निश्चित चुंबकीय पैटर्न को नहीं समझ सकता। द्वितीय श्रेणी 16 पैटर्न में निश्चित चुंबकीय पैटर्न बीकन फायर युआन चुंबकीय संरचना को दिल से सीखा है, लेकिन लेटर टोकन में निश्चित संरचना पैटर्न उसके लिए पूरी तरह से रहस्य थे। यद्यपि रूप में दोनों एक दूसरे से समान थे, फिर भी विवरण में भिन्नता बहुत अधिक थी। ये स्पष्ट था कि वे एक प्रकार के गठन पैटर्न थे, लेकिन ये समझ पाना असंभव था कि इन विशिष्ट गठन पैटर्न का वास्तव में क्या अर्थ है। ये 5 तत्वों और 8 त्रिग्राम गठन पैटर्न से अलग था। यद्यपि पंचतत्व बागुआ संरचना पैटर्न में विविधताएं मौजूद हैं, लेकिन मूल शैलियां एक ही हैं। ये स्पष्ट था कि प्रत्येक संरचना पैटर्न 5 तत्वों और 8 त्रिग्रामों के भीतर किससे मेल खाता है, जैसे कि अग्नि श्रृंखला संरचना पैटर्न स्वाभाविक रूप से अग्नि का प्रतीक है। लेकिन युआन चुंबकीय संरचना पैटर्न बहुत अमूर्त थे, एक प्रकार के स्वव्याख्यात्मक या विचारात्मक पाठ की तरह। इस बात का कोई स्पष्ट संकेत नहीं था कि वे वास्तव में किसका प्रतीक कर रहे थे। और ज़ैड स्लिप्स, लेटर टोकन, यहां तक कि ताइक्सु टोकन में दर्ज कार्य क्षमता सभी फिक्स्ड मैग्नेटिक पैटर्न द्वारा तय की गई थी। इन निश्चित चुंबकीय पैटर्नों का अर्थ न समझ पाने के कारण भविष्य में युआन चुंबकीय प्रकार की संरचनाओं को सीखना संभवतः सच्ची समझ के बिना नकल करने तक ही सीमित रहेगा।